चलो, गुड है। अब देखो बच्चे, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस को लेके, या आप कह लो हमारे पास है ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल को लेकर। सही। ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है भैया, देखते समझते हैं जरा। ये मान लो हमारे पास एक कोई मस्त बैटरी है, और यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल्स है। ठीक है, हमें पता है भाई बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जनाब पॉजिटिव टर्मिनल, और जनाबे वाला एक अपने पास होता है कैसा, नेगेटिव टर्मिनल। अबे तुम आ जाओ ना ऊपर। देखो, ये आ गया इधर, ये इधर। ठीक है मेरा बेटा, कुछ इस तरह की सूरत हाल है हमारे पास। इसको कॉपी करके रख लेते हैं। अब देखो ये मेरा बेटा हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, जिसके कुछ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक मेरा बेटा इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। सही, समझ में भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है हमें। इसको कह देते हैं ये पॉजिटिव है, इसे कह देते हैं ये मेरा बेटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा, एक जो होता है ना बैटरी के ऊपर रेटिंग मार्क हुई भी होती है, जिसको हम कहते हैं ईएमएफ। यानी कि ईएमएफ को आप क्या नाम दोगे भाई, ईएमएफ क्या है? EMF is basically the rated potential of the battery. EMF is basically the rated potential of the battery, यानी कि बैटरी के ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि ये बैटरी इतना वोल्टेज सप्लाई कर सकती है, that rated potential of the battery will be termed as, that rated potential of the battery will be termed as the EMF। ठीक है, that rated potential of the battery will be termed as क्या, EMF। ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो मेरे पास बैटरी है ना, ये मिसाल के तौर पे मेरे पास है 12 वोल्ट की बैटरी। कितने भी वोल्टेज की हो सकती है, मैंने सिर्फ समझने के लिए मिसाल क्या ले ली कि ये कितनी है भाई, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। सही। मैंने यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ एक अदद मान लो लोड कनेक्ट कर दिया। ये जो एक्स से हम शो करते हैं ना, ये अमूमी तौर पे होता है हमारे पास कोई बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये लोड है। ये मान लो मेरा बेटा मैंने क्या किया, एक अदद लोड कनेक्ट कर दिया। सही, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये दिस इज लोड। अब मेरे बच्चे जो लोड है, लोड की अपनी कोई रेजिस्टेंस है, उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल रेजिस्टेंस आर। लोड की जो रेजिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल रेजिस्टेंस आर। सही। अब होगा क्या, अच्छा बैटरी के अंदर पानी भी मौजूद है भाई, पानी वाली बैटरी होती है ना, सुना होगा बैटरी का पानी तब्दील कर रहे हैं, बैटरी का पानी कम हो गया है, बैटरी का पानी चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें। तो इसके अंदर ये बैटरी का पानी मौजूद है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, जो कि आयंस की मूवमेंट को आसान करता है, जिसकी वजह से आयंस बेसिकली मूव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बैटरी वाला पानी भी मौजूद है। अब आगे देखते हैं, अब क्या होगा भाई। अब मेरा बेटा हमारे पास यहां से चार्ज निकलेगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो कहां से कहां जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, यानी कि इस पॉइंट पे आ जाएगा। सही है। अब आपको एक बात पता है मेरे बेटे, और वो एक बात आपको ये पता है कि हमारे पास जो करंट है वो हमेशा फ्लो करता है क्लोज सर्किट के अंदर। करंट फ्लो करता है ऑलवेज इन क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट का मतलब होता है जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा। तो आप ये बात जानते हो कि चार्ज ने अभी जो अपने सफर की इब्तिदा की थी वो कहां से की थी, पॉजिटिव साइड से की थी, ऐसे ही। तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट, चार्ज को मूव करना पड़ेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इन साइड द बैटरी, है ना। ये जो मैंने येलो कलर का एरो बनाया है, ये बेसिकली किस लिए, चार्ज को अपने आप को कह लो कि सर्किट मुकम्मल करने के लिए, वरना करंट फ्लो नहीं करता। तो अब ये जो मेरा बेटा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जिसको आप बैटरी वाला पानी कहते हो, इस इलेक्ट्रोलाइट की अपनी रेजिस्टेंस होती है। अब वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे, जो कि आपके कोर्स पे डोमेन नहीं है। इसकी अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जिसको ओवरकम करना पड़ेगा चार्ज जब इस पे से मूव करेगा, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, स्मॉल आर का नाम दिया है। अब होता क्या है, आपके पास जब ये चार्ज मूव करता है, कहां से शुरू किया भाई, पॉजिटिव से शुरू किया, घूमते हुए नेगेटिव पे आया, और फिर ये इस बैटरी के अंदर मूव करता हुआ आया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि चार्ज ने अपनी जर्नी के दौरान, चार्ज ने अपनी जर्नी में, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के दौरान, यानी कि चार्ज ने अपनी एक कंप्लीट साइकिल के दौरान कितनी रेजिस्टेंस फेस करी, तो एक तो आप बोलोगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस आर फेस करी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर फेस करी। और हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि चार्ज जितनी रेजिस्टेंस फेस करेगा ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। सीरीज सर्किट में मैंने आपको कल की क्लास में ये बात बताई थी, साबित भी की थी हमने न्यूमेरिकल से। तो इसका मतलब यहां भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऐसे ही है।
अब यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसे वीटी कहते हैं, और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसे इंटरनल ड्रॉप कहते हैं। क्या मतलब सर? मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चार्ज को जो काम करना पड़ा, उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 2 वोल्ट है। इसका मतलब बैटरी के टर्मिनल्स पर जो मुझे पोटेंशियल मिल रहा होगा वो कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। गोया के जो इस बैटरी का मैन्युफैक्चरर था उसने मुझे लिख कर दिया था कि बैटरी का पोटेंशियल जो वो सप्लाई कर सकती है वो कितना है? 12 वोल्ट है। लेकिन अगर मैं टर्मिनल पे पोटेंशियल निकालूंगा वो कितना आएगा? 10 वोल्ट आएगा। बाकी का 2 वोल्ट कहां गया? इंटरनल ड्रॉप में चला गया। अच्छा, वो 2 वोल्ट से ज्यादा या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी रेजिस्टेंस है इंटरनल जो ऑफर हो रही है, और दूसरी चीज कि आपके पास करंट कितना फ्लो कर रहा है बैटरी से। दो ही चीजों में डिपेंड करता है। अब एक सवाल आता है, सर हो सकता है सारा वोल्टेज लोड के अक्रॉस ड्रॉप हो जाए? पॉसिबल नहीं है। वजह देखो, करंट यहां से यहां आया और आप कहते हो सारा वोल्टेज यहां ड्रॉप हो गया, तो करंट यहां से यहां कैसे जाएगा? ये तो करंट फिर जा ही नहीं सकता, और जब जा ही नहीं सकता तो सर्किट क्लोज नहीं हुआ, सर्किट क्लोज नहीं हुआ तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। तो गोया मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास जो मेरी बैटरी थी वो 12 वोल्ट सप्लाई कर सकती थी। 12 में से 10 वोल्ट, अच्छा ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सारी वैल्यूज दी हुई है, 12 में से 10 वोल्ट जो था वो मुझे टर्मिनल पे मिल गया, और 2 वोल्ट मेरा इंटरनल ड्रॉप हो गया। अब जो 12 वोल्ट है इसको मैं कहूंगा ये मेरी बैटरी का क्या है? ईएमएफ है। ये जो 10 वोल्ट है ये क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल है जो टर्मिनल पे मिल रहा है। और ये जो 2 वोल्ट है ये क्या है? इंटरनल ड्रॉप है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। इसको मैंने लिख दिया आई इंटू स्मॉल आर। तो ये डिफरेंस होता है किसका? ईएमएफ और वोल्टेज का। जब भी आप कहते हो ना वोल्टेज, तो वोल्टेज से मुराद होती है टर्मिनल पोटेंशियल। जब भी आप कहते हो ना ईएमएफ, तो ईएमएफ से मुराद होती है बैटरी का एक्चुअल पोटेंशियल जो वो सप्लाई करने की सलाहियत रखता है। अब एग्जामिनर या किताब वाला इसको एक और तरह से समझाता है। वो कहता है टोटल पोटेंशियल जो कि चार्ज को चाहिए एक राउंड ट्रिप करने के लिए, राउंड ट्रिप बोले तो यहां से शुरू वापस यहां पे खत्म, एक पूरा चक्कर मारने के लिए टोटल पोटेंशियल जो चार्ज को चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। तो हमें समझ में आता है भाई 10 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, फिर 2 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, तो टोटल पोटेंशियल कितना चाहिए? 12 वोल्ट चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्या? ईएमएफ। ये जो मैंने अभी आपको केस पढ़ाया है, ये केस कहलाता है हमारे पास केस ऑफ डिस्चार्जिंग। इसको क्या कहते हैं? केस ऑफ डिस्चार्जिंग कहते हैं। डिस्चार्जिंग का केस है ये। डिस्चार्जिंग मतलब व्हेन बैटरी इज ड्राइविंग द लोड, व्हेन बैटरी इज ड्राइविंग द लोड। क्या मतलब? भाई बैटरी लोड को चला रही है, बैटरी लोड को चला रही है। और क्लोज सर्किट केस है। क्लोज सर्किट क्या मतलब है सर? भाई करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो जब जब करंट फ्लो करेगा इसको आप कहते हो क्लोज सर्किट केस, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। और आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है? तो आप बोलोगे सर एक्टिवेटेड है। सर क्या पहचान है एक्टिवेटेड की? कि इंटरनल ड्रॉप आ रहा है। अगर इंटरनल ड्रॉप नहीं आएगा हम बोलेंगे डीएक्टिवेटेड है भाई। एक्टिवेटेड मतलब इंटरनल ड्रॉप अपने पास आ रहा है, तो डिस्चार्जिंग केस है। इसको हम ये भी कहते हैं ये हमारा डिफॉल्ट केस ऑफ द बैटरी है। डिफॉल्ट मतलब अगर आपको कुछ नहीं बताया हुआ कि भाई बैटरी क्या कर रही है, तो इसका मतलब बैटरी यही कर रही होगी, यानी कि ये आपका नॉर्मल केस है। भाई नॉर्मली बैटरी क्या करती है? बैटरी जो है वो लोड को सप्लाई कर रही होती है। नॉर्मल केस तो यही होता है। ये सारे नाम है, ये मैं किसी वजह से लिखवा रहा हूं, आगे पोटेंशियोमीटर पढ़ना है उसमें ये सब हमारे काम आएंगे। तो ये नॉर्मल केस है, डिफॉल्ट केस है, कुछ नहीं बताया हुआ, इसका मतलब बैटरी क्या कर रही है? डिस्चार्ज कर रही है, लोड को ड्राइव कर रही है। क्लोज सर्किट केस है। हाँ, इसमें आप एक और चीज देखोगे तो आपको नजर आएगा इन सारे केसेस में जिसकी मैंने बात करी है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर ने उस पर छाप के दिया है कि बैटरी इतना वोल्टेज दे सकती है, वो हमेशा ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल के मुकाबले। यानी कि टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल आपको रिसीव हो रहा होगा वो कम होगा, और जो बैटरी दे सकती है वो ज्यादा होगा। डिफरेंस कहां जा रहा होगा? डिफरेंस आपका इंटरनल ड्रॉप में जा रहा होगा। यहां तक बता दो मुझे सबको समझ में आ गया। तो फिर मैं दूसरे केस की तरफ चलता हूं जब बैटरी खुद चार्ज हो रही होती है। बोलो। अब देखो मेरे बच्चे, रिकॉर्डिंग ऑन क्यों नहीं हो रही भाई? 2 मिनट रुक जाओ बेटे, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए मैं वापस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो अगला केस है ना, दैट इज बेसिकली केस नंबर 2, सही। अब केस नंबर 2 क्या है? अब जाहिर सी बात है आपकी बैटरी जो है ना वो कोई ऐसी जिन्नाती बैटरी तो है नहीं कि वो सारी जिंदगी डिस्चार्ज ही होती रहेगी, कभी उसका पोटेंशियल खत्म ही नहीं होगा। भाई जाहिर है कभी ना कभी क्या होगा, उसका पोटेंशियल खत्म हो जाएगा।
जब पोटेंशियल मेरे बेटे उसका खत्म हो जाएगा फिर वो क्या होगा, फिर आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब समझे इस बात को। जब आपको मेरे बच्चे अपनी बैटरी को चार्ज करना पड़ रहा है, तो ये वाला आपका है केस नंबर टू। केस नंबर टू को आप कैसे कहते हो, केस नंबर टू को आप कहते हो व्हेन बैटरी इट सेल्फ इज बीइंग ड्रिवन एज अ लोड। यहां लिख देता हूं मैं, व्हेन बैटरी, व्हेन बैटरी itself is being driven as a load, when battery itself is being driven as a load। यानी कि अब हो क्या रहा है, अब आप बैटरी को बजाते खुद लोड बना रहे हो, सही है। यानी कि आपकी बैटरी क्या हो रही है भाई साहब, चार्ज हो रही है ना, और क्या हो रहा है, सही है। अच्छा इसको थोड़ा नीचे कर लें, ये लो। बैटरी आपकी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। अब बैटरी चार्ज कैसे होती है, भाई ये आपका टर्मिनल है, यहाँ टर्मिनल के ऊपर आप क्या करोगे, कोई सोर्स कनेक्ट कर दोगे। सर सोर्स क्या होती है भाई, सोर्स कोई दूसरी बैटरी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपकी बैटरी को चार्ज करने की सलाहियत रखती है। सर मिसाल दें, मेरा बेटा आपने कभी देखा होगा कि जो गाड़ी वाले हजरात होते हैं, फोर व्हीलर वाले हजरात होते हैं, अगर उनकी बैटरी किसी की डाउन हो जाए तो गाड़ी को स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जिसकी गाड़ी चल रही है वो आता है, दोनों बम्पर टू बम्पर आपस में करीब करते हैं, जो चलती हुई गाड़ी होती है उससे एक जंपर वायर प्लस से प्लस में लगाया जाता है, माइनस से माइनस में लगाया जाता है, और जनाब आप अपनी बैटरी, अब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो, तो यहां पे क्या हो रहा है, जिस भाई की गाड़ी की बैटरी चल रही है वो सोर्स बन गई, और आपकी बैटरी क्या बन गई भाई, लोड बन गई, क्योंकि आपकी बैटरी को वो सोर्स क्या कर रहा है, चला रहा है, वही बात हो जाएगी। और आपके पास अल्टीमेटली ये जो मेरे बच्चे कह लो कि आपके पास बैटरी है, ये वही वाली है कि इसका ईएमएफ मैंने अभी बताया हुआ है कितना है, 12 वोल्ट है, और इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे समझना जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट, यानी कि ये 12 वोल्ट तक का पोटेंशियल अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस स्टोर कर सकता है। अभी ये डिस्चार्ज है पूरा, ठीक है। अब मैंने इसको चार्ज करने के लिए क्या करा भाई साहब, एक अदर सोर्स कनेक्ट कर दिया, हमें नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब समझना यहां पे जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं ना वो क्या है, अगर मैं 12 वोल्ट की सोर्स लगाऊंगा तो दिक्कत क्या आएगी। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो बैटरी है इसका इंटरनल ड्रॉप भी कुछ आ रहा है, और हमने देखा था कि इसका जो इंटरनल ड्रॉप आता है बैटरी का, जो इंटरनल ड्रॉप है, वो मैंने अभी आपको मिसाल ली हुई थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कितना है, 2 वोल्ट। अब सोचो समझो हो रहा क्या है। जब मेरा बेटा, मैं यहां पे 12 वोल्ट करता हूं, जब मैं क्या करता हूं यहां पे 12 वोल्ट की बैट सोर्स कनेक्ट करता हूं इसको चार्ज करने के लिए, तो 12 वोल्ट में से होगा क्या, जो मेरा 2 वोल्ट है ये तो मेरे बच्चे हो गया मेरा इंटरनल ड्रॉप, तो पीछे मेरी बैटरी को चार्जिंग पोटेंशियल कितना मिला, या चार्ज होने के लिए कितना पोटेंशियल मिला, तो भाई वो तो 10 वोल्ट मिल रहा है, नजर आ रहा है। तो मेरी बैटरी कभी भी मेरा पूरा चार्ज नहीं होगी, समझना इस बात को। मैंने क्या किया अभी इस हरकत में, मैंने ये किया कि मैंने जो मेरा टर्मिनल पोटेंशियल था वो उतना ही रखा जितना जो मेरी बैटरी चार्ज हो रही है उसका रिक्वायर्ड ईएमएफ है। मैं कह रहा हूं इस केस में मेरी बैटरी पूरा चार्ज होगी ही नहीं, क्यों नहीं होगी भाई, भाई 12 वोल्ट दिया, 12 में से 2 चला गया इंटरनल ड्रॉप में। सर इंटरनल ड्रॉप क्यों हो रहा है, अरे मेरे बेटे, जब आपके पास यहां सोर्स से करंट फ्लो करेगा तो करंट भी तो ऐसे होता हुआ जाएगा, फिर इसमें से जाएगा, फिर यहां से होता हुआ यहां रिटर्न करेगा। भाई करंट तो क्लोज सर्किट में होता है ना, यहां से निकलेगा मान ले ऐसे होता हुआ जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, तो करंट तो क्लोज सर्किट में फ्लो करता है, तो इंटरनल ड्रॉप तो होगा तब भी बैटरी के अंदर, क्योंकि बैटरी के अंदर से वो फ्लो कर रहा है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे कम से कम यहां पे जो बैटरी कनेक्ट करनी चाहिए वो कितने की करनी चाहिए, 14 वोल्ट की करनी चाहिए। अब 14 वोल्ट की बैटरी से क्या होगा भाई समझना, 14 वोल्ट मैं टर्मिनल पे दूंगा तो 12 वोल्ट मेरी बैटरी को चार्जिंग पोटेंशियल मिलेगा जो कि उसके ईएमएफ की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और 2 वोल्ट मेरा क्या होगा भाई, इंटरनल ड्रॉप जाएगा। यानी आपने सीखा ये कि चार्जिंग करते वक्त आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए किसके मुकाबले में, ईएमएफ ऑफ द बैटरी के मुकाबले में। किस बैटरी का ईएमएफ, जिसको आप चार्ज कर रहे हो। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वीटी विल बी इक्वल टू ई प्लस का आई इंटू आर। अब बच्चा इसमें घूमता रहता है, ऊपर ई इज इक्वल टू वीटी प्लस आई आर था, यहाँ वीटी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर है। भाई आप रट्टा नहीं मारो ना, आप चीज को समझ लो कि यहाँ वो ज्यादा या कम क्यों हो रहा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऊपर वाले केस में ईएमएफ ज्यादा क्यों था, क्योंकि बैटरी सप्लाई कर रही थी, और टर्मिनल पोटेंशियल कम क्यों था, क्योंकि बैटरी जो सप्लाई कर रही थी उसमें से कुछ हिस्सा इंटरनल ड्रॉप में जा रहा था। अब यहां क्या हो रहा है, टर्मिनल को पोटेंशियल आप दे, ठीक है मेरे बेटे। ठीक है मेरा बेटा, मैं वापस बता देता हूं जहां पे हमारी डिस्टरबेंस आई थी। तो मैं क्या बता रहा हूं, जो आपका सोर्स का पोटेंशियल है
जो आपका सोर्स का पोटेंशियल है, जो आपका सोर्स का पोटेंशियल है वो ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सोर्स के पोटेंशियल में से कुछ हिस्सा कहां पे जाएगा? कुछ हिस्सा चला जाएगा मेरे बेटे आपके इंटरनल ड्रॉप के अंदर। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी उठ करके, Vt इज इक्वल टू ई प्लस का आई आर। लेकिन इस केस में भी अगर आप देखोगे तो आपको ये बात नजर आ रही है, ये भी मेरा बेटा क्या है, ये भी हमारे पास क्लोज्ड सर्किट केस है। कैसा केस है? दिस इज ऑल्सो अगेन अ क्लोज सर्किट केस। सर क्लोज सर्किट क्यों है भाई? क्लोज सर्किट का डेफिनेशन क्या है? करंट फ्लो करना चाहिए, तो भाई करंट फ्लो कर रहा है, नजर आ रहा है। और इस केस के अंदर भी आपके पास क्या होता है? इस केस के अंदर भी आपके पास रेजिस्टेंस इंटरनल एक्टिवेटेड है, क्योंकि वो इंटरनल ड्रॉप को अमल में लेकर आ रही है। नजर आ रही है आपको ये बात? ठीक है, समझ में आने वाली बात हो गई। अब आते हैं केस नंबर 3 पे, फाइनल केस। केस नंबर 3 में क्या है कि आपकी बैटरी पूरी चार्ज है, लेकिन वो लोड को सप्लाई नहीं कर रही है। क्या मतलब सर? ये देखो, ये आपकी बैटरी है, समझना जरा। अब देखो, इस केस को समझाना बहुत आसान है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऊपर वाले जो दो केसेस थे, उसके अंदर ऊपर वाले दो केसेस की बात कर रहा हूं, केस 1 जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, और केस 2 जब बैटरी आपकी चार्ज हो रही थी, इन दोनों केसेस की बात कर रहा हूं जिनको आपने क्लोज सर्किट के तौर पे पढ़ा है। अब मुझे बताइए कि मेरे बच्चे, क्या ये जो दो केसेस आप ऊपर पढ़ के आए हो, इन दोनों केसेस के अंदर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल बराबर था या अलग अलग था? आप बोलोगे सर ईएमएफ का मायना कुछ और था और टर्मिनल पोटेंशियल का मायना कुछ और था। दे वर नॉट इक्वल। और क्यों इक्वल नहीं थे? ड्यू टू द इंटरनल ड्रॉप। केस 1 में व्हेन बैटरी वाज बीइंग डिस्चार्ज, जब बैटरी लोड को सप्लाई कर रहा था, तो आपके पास ईएमएफ ज्यादा था, टर्मिनल पोटेंशियल कम था। क्यों? क्योंकि इंटरनल ड्रॉप आ रहा था। केस 2 में जब आपका चार्जिंग पोटेंशियल टर्मिनल था और आपका बैटरी को ईएमएफ चाहिए था, तो टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा था, ईएमएफ कम था, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल से कुछ हिस्सा इंटरनल ड्रॉप में आ रहा था। तो गोया ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूं कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल बराबर नहीं होते। किस वजह से बराबर नहीं होते? क्या मैं यहां पे ये बात लिख सकता हूं, ड्यू टू इंटरनल ड्रॉप दे आर नॉट इक्वल? बोलो हाथ रेस करके, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? बोलो, ड्यू टू इंटरनल ड्रॉप दे आर नॉट इक्वल। भाई अगर इंटरनल ड्रॉप फसाद की जड़ है, अगर मैं बीच से इंटरनल ड्रॉप को हटा दूं किसी तरह से, तो ड्यू टू इंटरनल ड्रॉप दे आर अनइक्वल ना? बोलो भाई, बोलो भाई, कह सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? चैट में बता दो, वरना कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बोलो भैया, कह सकता हूं। भाई इंटरनल ड्रॉप ही फसाद की जड़ है ना। केस 1 में इंटरनल ड्रॉप ना होता, ईएमएफ वीटी बराबर होता, और केस 2 में वीटी उतना ही देता जितना ईएमएफ है बैटरी का। अगर इंटरनल ड्रॉप ना होता, आइडियल केस होता। सही है। अभी प्रॉब्लम का बेस क्या है? प्रॉब्लम का बेस मेरा इंटरनल ड्रॉप है। अब ये केस 3 इस प्रॉब्लम के बेस को सॉल्व करेगा। केस 3 जो है ना मेरा बेटा, ये आपके पास क्या है? केस 3 इज बेसिकली ओपन सर्किट केस। ओपन सर्किट मतलब क्या है? आपकी बैटरी चार्ज तो पूरी है, दबा के चार्ज हुई हुई है, पूरा जितना ईएमएफ है वो पूरा इसके पास मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मसला क्या है? मसला ये कि आपने कोई तार तूर कनेक्ट नहीं किया, यानी कि आपके पास करंट डू नॉट फ्लो, करंट जीरो है। करंट डू नॉट फ्लो, करंट डू नॉट फ्लो, ध्यान में रख लेना, करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब मेरे बच्चे, जब करंट फ्लो नहीं करेगा, इस केस के अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो ईएमएफ है और हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों सर? अरे भैया पहले वो अनइक्वल थे ही क्यों? इसलिए कि करंट फ्लो करता था, इंटरनल ड्रॉप आता था। अब वो इंटरनल ड्रॉप या तो ईएमएफ से माइनस हो रहा था या टर्मिनल पोटेंशियल से माइनस हो रहा था। जब आपने ओपन सर्किट कर दिया, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी कि अब जरा यहां पे मेरी बात समझना, गौर से अच्छे से समझना, तो आपको आगे चल के हमने जो दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं ना, उनका कायदा कानून समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां पर इसके टर्मिनल पे कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करूं, समझना गौर से, कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करूं इसके टर्मिनल पे, और ये इंस्ट्रूमेंट काम करे करंट के फ्लो होने पर, समझना, यानी मैंने एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया, अच्छे से सुनना, मैंने इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया कि बेटा मैं टर्मिनल का पोटेंशियल निकालता हूं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और वो इंस्ट्रूमेंट काम किसी भी प्रिंसिपल पे कर रहा है, लेकिन उसकी वर्किंग में करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से। तो अगर करंट फ्लो करेगा तो आपको यह बात पता है, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, और आपको यह भी पता है कि ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होगा और टर्मिनल पोटेंशियल जो निकल के आएगा वो कम होगा, क्योंकि जब आप इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करोगे तो इंस्ट्रूमेंट एक तरह से लोड बन जाएगा, बैटरी उस लोड को ड्राइव कर रही होगी, तो ईएमएफ जो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर ने वो ज्यादा होगा, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल है बैटरी का वो कैसा होगा मेरे प्यारे भाई? कम आ रहा होगा।
यानी तो ये काम आपका कौन करता है, ये काम आपका करता है वोल्ट मीटर। कौन करता है, वोल्ट मीटर। यानी कि वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप कभी किसी बैटरी के टर्मिनल पे कनेक्ट करते हो तो इसकी वर्किंग इन्वॉल्व होती है, करंट फ्लो करता है वोल्ट मीटर से। तो ये जो वोल्ट मीटर वोल्टेज निकालता है वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, वोल्ट मीटर आपको 10 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, वो आपको कम दिखा रहा है क्योंकि बाकी का इंटरनल ड्रॉप भी आ गया। इसलिए हम कहते हैं वोल्ट मीटर इज नॉट सो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब अगर मैं कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाता हूं जो कि करंट ड्रॉ ना करे, जिसमें करंट डू नॉट फ्लो, जिसमें करंट फ्लो ना करे, तो और मैं इसके उसको लगाऊं वहीं टर्मिनल के ऊपर, काम उसका क्या हो, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना। तो हमें पता है अगर टर्मिनल पोटेंशियल आप मालूम करोगे करंट को फ्लो कराए बगैर, तो भैया इंटरनल रेजिस्टेंस तो डीएक्टिवेट हो गई ना। इस केस 3 में आपकी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, डीएक्टिवेटेड। भैया डीएक्टिवेटेड से क्या मुराद है, डीएक्टिवेटेड से मुराद है मौजूद तो है लेकिन असरअंदाज नहीं हो रही। भाई उसकी वजह से इंटरनल ड्रॉप ही नहीं आ रहा। इंटरनल ड्रॉप क्यों नहीं आ रहा, बाबा करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। देखो, करंट फ्लो नहीं कर रहा, जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इंटरनल ड्रॉप भी नहीं आएगा आपके पास भाई। सही है, 0 वोल्ट का इंटरनल ड्रॉप है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब जब आप वीटी निकालोगे तो वही वीटी क्या होगा, बैटरी का ईएमएफ होगा। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है पोटेंशियोमीटर। दोनों पढ़ेंगे हम, पोटेंशियोमीटर अभी पढ़ लेंगे कुछ दिनों के अंदर, मतलब अगली से अगली क्लास में गालिबन पूरी कोशिश है मेरी पढ़ा दूंगा आपको। वोल्ट मीटर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ आपके, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर हो गया ये, सही। पोटेंशियोमीटर जो था वो सिंध बोर्ड की पुरानी किताब में था, नई किताब में नहीं था। तो अगर कोई स्ट्रिक्टली सिंध बोर्ड को फॉलो करके चलना चाह रहा है तो भाई नहीं पढ़ना, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि बाकी सारे बोर्ड की किताब में मौजूद है। और जो पेपर आता है वो सारे बोर्ड से मिला के आता है, तो मैं तो आपको जरूर पढ़ाऊंगा। अब जिसने पढ़ना है भाई वो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना भाई नहीं पढ़ना, आपकी मर्जी। ये नई किताब में मुझे देखा नहीं है अब तक, कहीं अगर होगा तो मैंने उसको देखा भी नहीं। खैर मैंने अब तक डिटेल लेक्चर भी नहीं बनाया तो मैंने इतने गौर फिक्र के साथ उसे देखा भी नहीं है। हो सकता है हो थोड़ा बहुत छोटा मोटा कहीं लिखा हो तो भी देख लेते हैं उसको भी। तो पोटेंशियोमीटर हम पढ़ेंगे बदल करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूं ना सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो, जो आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं भाई, इतनी बात मैंने क्या बता दी आपको मेरा बेटा, क्या, कि हमारे पास अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो वीटी और ईएमएफ बराबर नहीं होगा, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वीटी ईएमएफ क्या होगा भाई साहब, बराबर हो जाएगा आपके पास, सही। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट करंट को ड्रॉ करके काम करता है, करंट को ड्रॉ करने से मुराद है करंट को लेकर के काम करता है, तो वो नॉट सो एक्यूरेट है क्योंकि वो वीटी बता रहा है विच इज नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट करंट को फ्लो कराए बगैर काम करता है तो वो बेसिकली आपको ईएमएफ बता रहा है जो कि एक्चुअल वैल्यू है। बोलो भैया क्या यहां तक सबको समझ में आ गया जल्दी से, और फिर आपको इसके दो सवाल भी दे देते हैं भाई। ये लो इसके दो सवाल हाथ के हाथ आ गए। बोलो भाई, सबको यहां तक की कार्रवाई तो समझ में आ जाएगी। देखो मेरा बेटा, आपको सवाल में क्या कह रहा है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स द करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज। अब देखो भाई, आपको सवाल पढ़ के ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो आ, कह लो कि ये जो वो है, ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है कि क्या हो रही है, नहीं समझ में आ रहा ना। तो मैंने आपको इसी के लिए बताया था कि मेरा बेटा जब तक आपको ये ना बताया जाए ना, तो आपने क्या मान के चलना है भाई, आपने यही मान के चलना है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, सिंपल सी बात हो गई भाई। अब क्या करेंगे भाई, जो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो बैटरी के डिस्चार्ज होने के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी, इज इक्वल टू वी टी प्लस आई इंटू स्मॉल आर, इक्वेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल, ये मेरे बच्चे आपको दे दिया ईएमएफ, क्योंकि जो रेटेड पोटेंशियल ऑफ द सेल या बैटरी होता है वो क्या होता है, ईएमएफ होता है। आपने यहां लाके लिख दिया ये 2.1 वोल्ट है। अच्छा, वीटी को आप खोल भी सकते हो, वीटी को आप खोलोगे आई इंटू कैपिटल आर में आ जाएगा, और आई इंटू स्मॉल आर तो पहले से लिखा हुआ ही है। आई आप कॉमन निकाल लो और आई इधर आ गया, ये आपके पास हो गया आर प्लस का स्मॉल आर, सही है। अब क्या करेंगे, ये आपके पास आ गया मेरे बेटे 2.1। अब आपको यहाँ पे क्या कुछ गिवन है, देखो यहाँ पे जरा मेरे बेटे, जो जो आपको गिवन है ना वो वैल्यू ला करके पुट कर लो। करंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, आपको लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 10 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम करनी है, ये स्मॉल आर हो गया। ये 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। वो या 2.1 डिवीजन में क्या आ गया, 0.2 आ गया। ये आपके पास बन गया 10 प्लस का स्मॉल आर। अब क्या करेंगे भाई, 2.1 अपॉन 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 21/2। सर ये कैसे किया आपने, मेरा बेटा मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बेसिक में 0102 की मदद से -10 किया, ये आपके पास आर आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, एलसीएम सेम करेंगे। इस 10 को क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, किससे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा।
ताकि एलसीएम सेम हो जाए। ये बन जाएगा 21/2 माइनस का 20/2। 21 में से 20 निकालेंगे, क्या बच जाएगा? एक बच जाएगा। 1/2 ओम आपकी आ रही है इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज 0.5 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखो, कहते हैं व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 16 ओम्स। गोया ये आपको लोड रेजिस्टर दिया है, ध्यान में रख लेना, 16 ओम का लोड रेजिस्टर है। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, सवाल की अल्फाज पढ़ो। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 12 वोल्ट। रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है। गोया ये आपको टर्मिनल पोटेंशियल दे दिया। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस होता है, तो वही आपको कह रहे हैं। When the same battery is connected across a resistor of 10 ohm, अब आपको एक नया लोड रेजिस्टर दे दिया। The voltage across it is 11 वोल्ट। अब वो कहता है उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? 11 वोल्ट है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इन ओम्स क्या होगी, वो आपको पूछ रहा है। अब फिर से आपको सवाल में कुछ नहीं बताया हुआ कि भाई चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, वैसे तो सवाल पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये डिस्चार्जिंग वाला केस है। सर कैसे समझ में आ रहा है? भाई ये रेजिस्टर के अक्रॉस लगा रहे हैं ना, तो रेजिस्टर तो खुद मोहताज होता है बैटरी का कि वो उसके अंदर से करंट गुजारे। रेजिस्टर तो करंट सप्लाई नहीं कर सकता। रेजिस्टर तो एक्टिव डिवाइस नहीं है, पैसिव डिवाइस है। तो अब क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पे यूज करोगे ई विल बी इक्वल टू वीटी। वीटी की जगह पे आप बल्कि वीटी ही लिख दो, क्योंकि वीटी आपको गिवन है। ई इज इक्वल टू वीटी प्लस का आई इंटू स्मॉल आर। ये चीज आ गई उठ के। अब क्या करेंगे जनाब? अब आप बोलोगे ई आपको नहीं पता, टर्मिनल पोटेंशियल आपको कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे? टर्मिनल पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट। अच्छा, आप यहां से करंट भी निकाल सकते हो, वैसे आपस की बात है, आप यहां से करंट निकाल सकते हो। सर करंट करंट कैसे निकाल सकते हैं? देखो, पहले का लोड रेजिस्टर कितना है? 16 ओम है। और पहले का टर्मिनल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। आपको टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, आई इंटू कैपिटल आर। आई आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं है। वीटी पता है 12, और आपको आर पता है कितना है? 16 है। तो अल्टीमेटली आपके पास आई का वैल्यू क्या बन जाएगा? 12/16। तो अगर आप चाहो तो यहां से इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? कैंसिलेशन करोगे किससे? 4 के टेबल से ज्यादा नजर आ रहा है। 4 3 12, 4 4 16। अब लाके वैल्यू पुट कर दो। वीटी आपको कितना गिवन है भाई? 12 वोल्ट गिवन है, प्लस यहां पे करंट कितना है आपके पास? 3/4 है, और ब्रैकेट में आ गया आपके पास स्मॉल आर। लेट्स से इट इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कहते हैं? जब आपने सेम बैटरी यानी कि सेम ईएमएफ वाली बैटरी को आपने कनेक्ट किया अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम। अब आपको लोड रेजिस्टर कितना दे दिया मेरे बच्चे? 10 ओम दे दिया। वोल्टेज अक्रॉस इट इज 11 वोल्ट। आपको अब की बार जो टर्मिनल पोटेंशियल दिया हुआ है, बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस कह लो या लोड के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल है, वो कितना है? 11 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इन ओम्स आपने निकालनी है। अब पहले आप यहां से निकाल लो मेरा बेटा, क्या करंट निकाल लो। अब जब आप करंट निकालने के लिए जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? आई विल बी इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाय आर बन जाएगी। ये चीज सही हो गया। अब मेरे बच्चे वीटी आपके पास कितना गिवन है? यहाँ पे 11 है, और आर कितना है? 10 है। तो गोया आपके पास जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 11/10, यानी कि 1.1 एम्पेयर करंट आ रहा है इस केस के अंदर। अब क्या करेंगे भाई? इक्वेशन बना देंगे यहाँ पे। ये सेकंड वाले केस के लिए ईएमएफ विल बी इक्वल टू वीटी। अब इसका वीटी कितना गिवन था? 11 वोल्ट, प्लस का मेरे बच्चे आई इंटू होता है स्मॉल आर। इक्वेशन बनेगी ईएमएफ विल बी इक्वल टू 11 प्लस का आई। आई कितना है? 1.1। आगे आगे आपके पास क्या? स्मॉल आर। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे भाई? इक्वेशन नंबर 1 में भी लेफ्ट साइड पे आपके पास ईएमएफ है, इक्वेशन नंबर 2 में भी लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है? ईएमएफ है। अब क्या करोगे भाई? कंपैरिजन मेथड यूज कर लो या डिवाइड कर लो, जो अच्छा लगे कर लो। आपने जब इसको कंपेयर किया 11 प्लस 1.1 इंटू आर विल बी इक्वल टू 12, प्लस ये 3/4 को मैं लिख सकता हूं 0.75। ये आर हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे? 11 को यहां ले आओ, और ये जो आपका 0.75 है इसे यहां पे ले जाओ भाई साहब उठ के। ये बनेगा आपके पास 1.1 आर माइनस का 0.75 आर। वहां भी ले जाओगे इसको तो ये क्या बनेगा? 12 माइनस का 11 बन जाएगा। 12 माइनस का 11, तो 12 माइनस का 11 यहां आ जाएगा। अब आपने इसको माइनस करना है। डेसिमल सब्ट्रैक्शन देख लो भाई, बता रहा हूं यहां पे 1.1 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं तो 0.75। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहां 1 लगा दिया। ये 0 किया, ये 11 हो गया। ये 10 हुआ, यहां पे आगे चला गया। 10 में से 5 गया तो 5 आया। 10 में से 7 गया तो 3 आया। ये आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 0.35 आ रहा है उठ के आपके पास। बोला कि यहां आपके पास क्या हो गया? 0.35 आर विल बी इक्वल टू कितना? 1। अब ये आ रहा है मेरे बच्चे, आर विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.35। अब 0.35 को मैं लिख सकता हूं 35 डिवाइडेड बाय 100। 100 पलटेगा तो कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 35। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, मर रहे हैं।
फाइव टू जा 10 और जीरो एज इट इज आ गया। फाइव सेवन जा क्या हो गया, 35 हो गया। वो क्या आंसर क्या आ रहा है, 20/7 ओम्स आपके पास आंसर उठ करके आ रहा है। तो इस तरह के सवाल आपसे माजी में पूछे जाते हैं। अब बच्चे का सवाल होगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा? भाई न्यूमेरिकल का क्वांटम होता है कम, तो जाहिर सी बात है कोई न्यूमेरिकल बड़ा और कोई छोटा आता है। तो अगर ये आएगा तो बाकी न्यूमेरिकल थोड़े हल्के आ जाएंगे उठ के, लेकिन आता है आपके पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। सही हो गया। अब इस सवाल में आपका एग्जामिनर एक काम और कर सकता था क्या, अगर आपको बोल देता भाई दोनों केस में इंटरनल ड्रॉप बताओ, तो क्या करते आप? भाई आपको पहले वाले केस का करंट पता है, अभी निकाला था ना, पहले केस का करंट कितना आया था, 3/4 ये आया था पहले केस का करंट। और दूसरे केस का करंट कितना आया था, 11.1। तो अगर आपको बोलता भाई दोनों केस में इंटरनल ड्रॉप कितना है, तो भाई अगर मैं केस पहले वाले केस करेंगे जब बैटरी आपने पहले लोड के साथ लगाई थी, तो क्या करोगे आप, बोलोगे यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है, 20/7, करते रहना, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे केस का अगर आपको इंटरनल ड्रॉप निकालना है, तो आपको उसका करंट पता है कितना आया था, 11/10, जिसको आपने 1.1 लिखा था, मल्टीप्लाई करते हैं भाई 20/7 से। तो 11 दूनी 22, 22/7 दूसरे का आएगा, और पहले का क्या आएगा, 4 5 20, तो 5 3 15, 15/7 ऊपर वाले का आ रहा होगा, केस वन का इंटरनल ड्रॉप आ रहा होगा। और क्या पूछ सकता है आपका एग्जामिनर यहां से, और आपका एग्जामिनर पूछ सकता है यार बैटरी का आप एक काम करो मुझे ईएमएफ बता दो। तो भाई बैटरी का ईएमएफ आप चाहो इक्वेशन 1 से निकालो, चाहो इक्वेशन 2 से निकालो, आंसर सेम आएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूं। इक्वेशन 1 क्या है, 12+3/4 इंटू स्मॉल आर, तो भाई निकाल के दिखा रहा हूं आपको ईएमएफ इक्वेशन 1 से। 12+3/4 इंटू स्मॉल आर, यही है ना भाई। अच्छा, 12 एज इट इज आया, यहां आ गया आपके पास 3/4, और आर की जगह पे क्या आ गया आपके पास, 20/7। तो 4 1 जा 4 5 जा 5 3 जा 15, 15/7 आ गया। ये बन जाएगा आपके पास 12 प्लस का 15/7। अब क्या करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे भाई। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, 12 7 जा क्या होता है 84, अपॉन में क्या आ गया आपके पास 7, प्लस में आ गया मेरे बच्चे आपके पास 15/7। 84 में आपने 15 को ऐड किया तो 94, ये हो गया आपके पास 99/7 वोल्ट्स। ये मेरे बच्चे आपके पास क्या है, बैटरी का ईएमएफ है। मैं आपको साबित भी कराऊंगा अभी कि हमने सही काम किया है या गलत काम किया है। अब देखो यही चीज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से निकाल के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन 2 क्या है आपके सामने, ये रही 11 प्लस 1.1 टाइम्स ऑफ आर। तो 11 प्लस 1.1 को लिखा 11/10, और आर कितना है आपके पास 20/7 है। जीरो से जीरो मर गया, क्या बनता है ये 11 प्लस का 11 2 कितना हो गया 22/7, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77/7 यहां पे आ गया, 22/7 यहां पे आ गया, बस। 77 में 22 को ऐड किया तो 87, 97, 99/7, यानी कि यहां से भी आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 99/7 वोल्ट आ रहा है। यह आ गया आपके पास आंसर। अब आपने ये चेक करना है कि भाई आपने काम सही किया या नहीं किया, वो भी आप चेक कर सकते हो, काम सही किया है कि नहीं किया। देखो आपको पता है आपकी बैटरी का ईएमएफ कितना है, 99.7 वोल्ट है। अब देखो अगर मैं सवाल की पहली लाइन पढ़ूं तो कहता है व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 16 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 12 वोल्ट। समझना इस बात, आपकी बैटरी टोटल ईएमएफ जो सप्लाई कर सकती है वो 99/7 वोल्ट है। अभी पहले वाले केस में जब 16 ओम के साथ कनेक्ट किया तो टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, 16 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है टर्मिनल पे। भाई ये सवाल कह रहा है, सवाल में लिखा, सॉरी 12 वोल्ट आ रहा है, 16 वोल्ट नहीं आ रहा, वेरी सॉरी। कितना वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है यहां लिख देते हैं। कितना आ रहा है मेरे बेटे, ये अपने पास आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है। अब इसका इंटरनल ड्रॉप निकाल के देखो, इंटरनल ड्रॉप कितना है, इसमें से करंट कितना था भाई, पहले वाले केस में 3/4 था, और इसका इंटरनल ड्रॉप कितना है 20/7 है। 4 1 जा 4 5 जा सॉल्व करो, 5 3 जा क्या हो गया 15/7। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको यही वापस मिल जाएगा, यही तो हम पढ़ के आए थे, ये में बराबर होता है इंटरनल ड्रॉप प्लस जो बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर आ रहा है, जोड़ के देख लेना यही वापस बन जाएगा। एलसीएम सेम करना, 12 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 12 7 से क्या होता है 84 होता है, अपॉन में 7 आ गया। 84 को 15 में जोड़ोगे तो वापस क्या बन जाएगा आपके पास 99/7 बन जाएगा। बोलो भाई कितने लोगों को ये सब चीज समझ में आ गई, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मैं खुद ही को समझा के खुश हो रहा था। बोलो भाई समझ आ गई सबको। अब देखो बच्चे हमारे पास इसके अंदर जो आपके पास कुछ करने के लिए क्वेश्चन है, आपने इसी सेम क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना है। सही है, इसी सेम क्वेश्चन को आपने क्या करना है, दोबारा अटेम्प्ट करना है भैया। और इसी सेम क्वेश्चन को जब आप दोबारा अटेम्प्ट करोगे ना मेरे भाई, तो आप क्या करोगे उसके अंदर, जहां पे पहला 16 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है ना लोड, वहां पे इसको आप कर देना 20 ओम का रेजिस्टर, या 20 ओम नहीं करना और आसान कर देते हैं ना, आसान करते हैं
आप इसे कर लेना मेरे बच्चे, 32 ओम का रजिस्टर कर लेना, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस को आप कर लेना 6 वोल्ट, सही है। और व्हेन द सेम बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ, अब इसको आप कर लेना मेरे बच्चे लेट्स से 15 ओम का, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था ना, इसको आप कर लेना मिसाल के तौर पे 9 वोल्ट का। फिर आपने वही काम करना है, क्या काम करना है, आपने निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, आपने निकालना है करंट, दोनों केसेस के अंदर भाई, पहला केस अलग बताया, दूसरा केस अलग बताया। फिर क्या करना है, बैटरी का ईएमएफ निकालना है। मुझे बताओ मेरा बेटा, ये सवाल क्या सब लोग कर। लास्ट टाइम जो हमने बातचीत अपनी मुकम्मल की थी वो हमने हमारे सर्किट कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को लेकर की थी, क्योंकि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिए थे, तो उम्मीद है आपने कर भी दिए होंगे। आज हमने मजीद आगे पढ़ने और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी इसके हमारे पास एक लेक्चर और बाकी है। एक आज का लेक्चर होगा और एक इंशाल्लाह हमारा कल का लेक्चर होगा। उसके बाद जाकर के हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो देखो, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है ना, सबसे पहले पढ़ने के लिए, वो मेरा बेटा हमारे पास है एनर्जी को लेकर। अब सर ये एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम एनर्जी को पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे, देखो समझते हैं अभी हम। मैंने आपको ये बात बताई थी कि मान लो अगर मेरे पास एक कोई कंडक्टर है और इसकी एक कोई सर्टेन रेजिस्टेंस आर है, मिसाल दे देते हैं समझने के लिए, ठीक है। और अल्टीमेटली मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया मेरे बच्चे, और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, बी रख दिया, ठीक है। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास कोई एक ए पॉइंट है, एक कोई मेरे पास बी पॉइंट है, और मेरे पास चार्ज जो है ना वो एक इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और मूव करता हुआ जा रहा है बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये चार्ज है आपका जो कि मूव करता हुआ बड़े वजह से जा रहा है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि रास्ते में ये कोई रेजिस्टेंस R1 फेस करेगा, फिर ये कोई रेजिस्टेंस R2 फेस करेगा। तो मैंने आपको ये बात समझने के लिए मिसाल दी थी। मेरे बेटे आवाज वगैरह सबको क्लियर आ रही है ना, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। देखो भैया, हम लोगों की जो बातचीत चल रही थी हम उसी के ऊपर आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने ये कहा कि हमारे पास जो चार्ज है वो ए पॉइंट से शुरू करता है मूव करना और बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। रास्ते में वो रेजिस्टेंस R1 फेस करेगा, फिर रेजिस्टेंस R2 फेस करेगा। तो हमने इसका बिहेवियर एनालाइज करने के लिए एक सिंपल सी मिसाल ली थी। जैसे मान लो आपके पास आपके बचपन में स्कूल के अंदर आपने कभी अपनी ऑब्स्टिकल रेस वगैरह जो है ना उसको देखा होगा। उस ऑब्स्टिकल रेस में आप क्या पढ़ते हो या क्या देखते हो, कि मान लो आपके पास एक कोई बच्चा है जो कि ऑब्स्टिकल रेस के अंदर ना भागना शुरू करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्स्टिकल आता है, ठीक है, ये रास्ते में कोई एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, और इस बच्चे का काम क्या है कि उसने जो है ना वो इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना है, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा आगे जाएगा तो उसको यकीनन एक ऑब्स्टिकल और नजर आएगा। यहाँ मान लेते हैं एक कोई ऑब्स्टिकल और हमारे पास रखा हुआ है जो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो इस ऑब्स्टिकल को भी क्रॉस करेगा। मेरा बेटा हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास ये जो बच्चा है जब ये ऑब्स्टिकल को क्रॉस करेगा तो अल्टीमेटली। ठीक है बच्चे, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे हम लोग उसी को आगे लेके चलते हैं। और हमारे पास जो लेक्चर है वो कहाँ से शुरू हुआ था, वहीं से मैं बिल्कुल शुरू से आपको बता देता हूँ। तो मेरा बेटा, हमने बातचीत हमारी अभी तक ये करी थी कि हाँ, हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर ना एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो एनर्जी डिसिपेट हो रही होती है रेजिस्टर्स के अंदर। अब सवाल पैदा होता है कि जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है उसको हम किस तरह से शो करेंगे, या उसको हम किस तरह से बताएंगे कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो मैंने आपको एक मिसाल दी, मैंने कहा मान लो हमारे पास एक कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर आपके पास कोई चार्ज है जो कि ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पे मूव करता हुआ जा रहा है, और वो रास्ते में दो रेजिस्टेंस R1 R2 को फेस कर रहा है। मैंने कहा इसकी मिसाल समझने के लिए आप एक मिसाल ले लो, जैसे बचपन में आप कभी स्कूल के अंदर अपनी ऑब्स्टिकल रेस देखा करते थे ना, कि ऑब्स्टिकल रेस में क्या हुआ करता था, कि एक मेरा बेटा आपके पास स्टार्ट पॉइंट होता था, जैसे ये मान लो आपके पास एक स्टार्ट पॉइंट है, और ये मान लो आपके पास कोई एक फिनिश लाइन है या फिनिश पॉइंट है, ठीक है, जैसे मर्जी समझ लो। अब बच्चा जो है ना यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करता हुआ जाता है। मान लेते हैं कि जब ये रेस शुरू हुई तो इब्तदा में शुरू में इस बच्चे के पास जो एनर्जी थी ना, वो मिसाल के तौर पे थी कितनी एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी थी इस बच्चे के पास। जब बच्चे ने छलांग मार के पहला ऑब्स्टिकल क्रॉस किया, लेट से, जब बच्चे ने अपना फर्स्ट ऑब्स्टिकल क्रॉस किया, पहला ऑब्स्टिकल क्रॉस किया, तो बच्चे के पास जो एनर्जी रह गई वो मान लेते हैं 80 जूल्स की एनर्जी रह गई। गोया कि 20 जूल्स की एनर्जी कहाँ चली गई, इसको ओवरकम करने में चली गई, किसको, ये ऑब्स्टिकल नंबर 1 ये जो रखा हुआ है ना, इसको ओवरकम करने में चली गई। फिर जब बच्चे ने दूसरा ऑब्स्टिकल क्रॉस किया,
तो मजीद एनर्जी कुछ चली गई और मान लेते हैं इसके बाद 40 जूल की एनर्जी रह गई। यानी कि 80 में से दूसरा ऑब्स्टिकल क्रॉस करने में फर्दर 40 जूल की एनर्जी चली गई। अब आपने यहाँ से दो बातें नोट करी, मतलब इसमें मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हो, ये सारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो कि आप बचपन से देखते आए हो कि भाई जब कभी भी आप कोई सी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए जाते हो तो जाहिर है क्या होता है, आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, काम करना पड़ता है। और जितना बड़ा वो ऑब्स्टिकल होगा अल्टीमेटली काम उतना क्या होगा, ज्यादा करना पड़ेगा। नजर आ रही है, समझ में भी आ रही है ये बात। अब आपके पास ना करंट की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जब आपके पास चार्ज मूव करता हुआ जाता है, और हम ये बात पीछे स्टेब्लिश कर चुके हैं, मेरा ख्याल है ये छठा लेक्चर है हमारा। तो चार्ज क्या करता है, चार्ज जो है ना वो रेजिस्टेंस फेस करता है। अब इन ऑर्डर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस वर्क हैज टू बी डन, काम करना पड़ेगा। वर्क हैज टू बी डन, काम को करना पड़ता है। अब हमारे पास जो वर्क डन होता है ये बेसिकली कहाँ से आता है, एनर्जी से आता है। इसका मतलब चार्ज जो है वो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो वो जब काम कर रहा है तो अपनी जो उसकी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में बाहर आ रही होती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं हीट डिसिपेशन फिनोमिना इन रेजिस्टर्स। हीट का डिसिपेट होना। हीट क्या हो रही है, हीट डिसिपेट हो रही है। यानी कि जब आपके पास करंट किसी रेजिस्टर आर से गुजरता हुआ जाएगा तो यहां पे आपके पास हीट एनर्जी निकल रही होगी। तो ये जो हीट एनर्जी आ रही है कहां से आ रही है, आपके पास वर्क डन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बाय द चार्ज से आपके पास आ रही है। ठीक है, जितना काम करेगा उतनी हीट आएगी। इस पूरी की पूरी चीज को मेरा बेटा हम जूल थॉमसन इक्वेशन, जूल थॉमसन लॉ भी कहते हैं, या इसको हम जूल थॉमसन फिनोमेना भी कहते हैं, या सीधा सीधा इसको हम जूल्स लॉ कह सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जूल्स लॉ या जूल थॉमसन इक्वेशन आपको क्या बताएगा, जब कभी भी चार्ज किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस कितना काम करना पड़ेगा वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बारे में मेरे बच्चे जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि जनाब H इज इक्वल टू वी आई टी। अच्छा, कभी कभार इसको हम ई से भी शो करते हैं। जैसे अगर आप पुरानी किताबें देखोगे फेडरल की, या पुरानी किताब देखोगे सिंध की, तो उन्होंने उसको ई से शो किया हुआ है। एच से भी शो करते हैं, मतलब वो ये हीट एनर्जी दैट इज बीइंग डिसिपेटेड बाय बाय द वर्क जो कि चार्ज आपके पास कर रहा है किसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। वी से मुराद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से चार्ज मूव कर रहा है। आई से मुराद करंट है। टी से मुराद क्या है, टाइम है। अब मेरे बच्चे हमें ये बात पता है, हमारे पास जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर। अब मैं इसी जगह पे अगर v का वैल्यू पुट करता हूं तो ये बन जाएगा h विल बी इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई इंटू टी। भाई v की जगह पे v का वैल्यू पुट कर दिया, क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं, अभी मैंने क्या किया था, ये फॉर्मूला बनाते हुए मैंने v की जगह पे आई आर पुट किया था। अगर मैं v को एज इट इज रहने दूं और i की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो देखो यही इक्वेशन मेरे पास ऐसे बन जाएगी। ये v एज इट इज रहा, आई की जगह पे मैं पुट कर दूंगा v डिवाइडेड बाय r एज पर द गिवन ओम्स लॉ और मल्टीप्लाई बाय t। तो क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब जहन में रखिएगा, जब आप इसको नोट करोगे तो इसको जहन में रख लेना, ये मेरा बेटा आपके पास जो है ना वो एक अदद क्या है, जर्नल फॉर्मूला है। जर्नल फॉर्मूले का मतलब ये कि ये हर जगह पे अप्लाई होगा। अभी आपको सवाल कराऊंगा मैं, आपको नजर भी आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपके पास जो है ना मेरे बच्चे अप्लाई हो रहा होगा ज्यादातर सीरीज सर्किट्स के अंदर। सर वजह अभी बताता हूँ, वजह थोड़ी देर में। और ये अप्लाई हो रहा होगा मेरे बच्चे आपके पास पैरेलल सर्किट्स के अंदर ज्यादातर। सीरीज सर्किट के अंदर खास बात हमने क्या पढ़ी थी कि मेरा बेटा इसके अंदर करंट सेम होता है। और पैरेलल सर्किट में हमने खास बात क्या पढ़ी थी कि उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द कंडक्टर्स, जो कि पैरेलल कनेक्ट हुए हुए रेजिस्टर्स या कंडक्टर जो भी चीज है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। अब ये तो मेरे बच्चे हमारे पास हो गया सीधा सीधा जो हमारा जूल्स इक्वेशंस थी। अब इसी को लेके हमारे पास जो है ना वो इसका पावर डिसिपेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, पावर डिसिपेशन और एनर्जी डिसिपेशन में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है वो, थोड़ा सा कि पावर के अंदर ना टाइम इन्वॉल्व होता है। क्या मतलब सर, मिसाल से समझाएं बात को, मिसाल से समझते हैं। देखो, मान लो ये मेरा बेटा आपके पास जो है ना एक कोई कंडक्टर है, इसकी एक सर्टेन रेजिस्टेंस है, ये एक और कोई कंडक्टर है, मान लो इसकी एक और कोई सर्टेन रेजिस्टेंस है। ये दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों की अलग अलग रेजिस्टेंस है। मैं कहता हूँ यार, दोनों के जब चार्ज गुजरा ना एक एंड से दूसरे एंड पे गया, तो इस केस में चार्ज ने एनर्जी यूज करी 100 जूल की। और जब यहां से यहां पे गया तो मान लो इसने एनर्जी यूज करी चार्ज ने इस केस के अंदर
50 जूल की एनर्जी लूज करी, ठीक है। ये और आसान कर लेते हैं, एनर्जी भी सेम ही रख लेते हैं। दोनों केस के अंदर मैंने मान लिया कि चार्ज ने जो एनर्जी लूज करी है वो कितनी है, 100 जूल है। यानी कि बजाहिर देखने में ऐसा लग रहा है, गौर से सुनना बात को, आपको इसी से एनर्जी और पावर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बजाहिर देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों केसेस के अंदर रेजिस्टेंस तो एक जैसी है, एनर्जी तो एक बराबर लूज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वजह, मैंने आपको कहा मिसाल के तौर पे, मैंने कहा कि यार ये जो कंडक्टर ए है ना, इसमें चार्ज ने एनर्जी लूज करी 1 सेकंड में 100 जूल। ये जो कंडक्टर बी है ना, इसमें चार्ज ने एनर्जी लूज करी मिसाल के तौर पे हम 100 सेकंड में 100 जूल। समझा फर्क क्या है दोनों में? अब अगर आपसे सिर्फ एनर्जी के बारे में बात की जाए ना, तो आपको ऊपर ऊपर से देख के ये लगेगा यार दोनों रेजिस्टर तो एक ही जितने हैं। चार्ज जब एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाता है, एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, तो वो तो 100 जूल एनर्जी लूज कर रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये एनर्जी कितने टाइम में लूज की गई है। मैंने कहा कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो पहला वाला है, इसके अंदर 1 सेकंड में ही चार्ज ने क्या करा, 100 जूल लूज कर दिया। दूसरे में 100 सेकंड में उसने क्या किया, 100 जूल लूज किया, यानी कि हर सेकंड में 1 जूल लूज किया है। वहां पे ए के अंदर हर सेकंड में 100 जूल लूज किया, यानी कि 1 सेकंड में 100 जूल लूज कर दिया उसने उठा करके। सही। अब ये चीज आपके पास तय करती है पावर। मैं आपको इसकी एक और रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूँ, फिर पावर की डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग, वहां पे फॉर्मूले वगैरह पे। इसकी आप रियल लाइफ डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हो, अगर आप देखोगे, आपने ये चीज पढ़ी भी होगी बल्कि, हमारे पास घर में अगर एयर कंडीशन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, और हमारे पास घर में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, तो अगर मैं कहता हूं कि यार मिसाल के तौर पे एसी जो है वो 2 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो आपके ख्याल से क्या बल्ब कभी 2 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा? करेगा। बस फर्क ये कि आप वो जो बल्ब है ना, उसको आप पूरा महीना चलाओगे तो शायद वो 2 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन जो आपका एसी है, उसको आपने शायद 2 घंटे के लिए चलाया तो वो 2 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो मेन चीज जो किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी तय करती है कि कोई भी डिवाइस जब चलेगी तो कितना करंट ड्रॉ करेगी, आपका मीटर कितना तेज चलेगा, बिजली का बिल कितना ज्यादा आएगा, वो सिर्फ ये चीज नहीं होती कि वो एनर्जी कितना कंज्यूम कर रही है। वो डिपेंड इस पे करती है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम में कितना कंज्यूम हो रही है। तो ये बेसिकली मेरे बच्चे आपके पास क्या थी, पावर थी। तो पावर को आप कैसे डिफाइन करोगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या इसी को आप क्या कहते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि 1 सेकंड में आपने कितने जूल का काम किया, वो बेसिकली मेरे बच्चे आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनता है क्या, पावर का कॉन्सेप्ट बनता हैगा। ये हमारे पास होती है जनाब, क्या चीज, पावर होती है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, कुछ और बातचीत कर लेते हैं उठा करके, ठीक है। मजीद कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाते हैं। देखो अब आगे, अब मेरा बेटा हमारे पास अगर मैं इसके पावर का वो करूं, यूनिट की बात करूं, तो भैया इसकी एक यूनिट तो हमारे पास यहीं से नजर आ रही है, जूल पर सेकंड बन रही है। और इसको आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा वॉट। ठीक हो गया, यहां तक हमें ये बात भी समझ में आती है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब इसी तरह से देखो, अगर मैं पावर के फॉर्मूले निकालूं, तो क्या क्या फॉर्मूले बन जाएंगे। एक फॉर्मूला तो वही है एनर्जी का, वी आई टी, जो सबसे पहले आपने पढ़ा था, अपॉन में टी आ गया, टी से टी मर गया, पावर का एक फॉर्मूला आ गया वी आई। और ये मेरा बेटा हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, जैसे मैंने ऊपर लिखवाया था, वीआईटी वाला जनरल फॉर्मूला है, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला अगर मैं पावर का लिखूं, ई अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। और ई की जगह पे आ जाएगा मेरे पास आई स्क्वायर आर टी, जो मेरे बच्चे ऊपर आप पढ़ के आए थे अभी अभी। और अपॉन में मेरे पास क्या आ गया, टी आ गया। फिर से टी मर गया, क्या बनता है मेरे पास, आई स्क्वायर आर। ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ पढ़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम सीरीज सर्किट्स के अंदर पढ़ेंगे। मतलब बहुत फेमस इक्वेशन है सीरीज सर्किट के अंदर। जब भी आपसे पूछा जाए कि सीरीज सर्किट में पावर लॉस क्या होता है, तो जहन में रखिएगा आई स्क्वायर आर लॉस होता है हमेशा। सीरीज सर्किट के अंदर हमेशा आपका जो पावर लॉस होता है दैट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर लॉस जो है ये बच्चे किसके अंदर है, सीरीज सर्किट के अंदर लॉस होता है। अच्छा, सीरीज सर्किट की अगर मैं आपको पहचान बताऊं, तो आपके पास जितने भी ट्रांसमिशन सर्किट्स होते हैं, सर ट्रांसमिशन सर्किट से क्या मुराद है, ये अभी वैसे ही बता रहा हूँ, आगे जब ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ेंगे तो आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ूंगा। देखो आपके पास क्या होता है, एक एक होता है मेरा बेटा आपका ना जनरेटिंग प्लांट। जनरेटिंग प्लांट वो जगह होती है जहां पे आपकी बिजली बनती है।
जनरेटिंग प्लांट से आपकी बिजली जो है ना वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिट। और ट्रांसमिशन के बाद फिर वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे। ये जो पूरा का पूरा आपका नेटवर्क है ना मेरे बच्चे, ये आपके पास कहलाता है निज़ाम तरसील। ठीक है। या कह लो कि आप जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है, या बिजली की जो सप्लाई है, या बिजली की जो ट्रांसमिशन है ना, उसका ये नेटवर्क होता है। यानी कि तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये जहन में रखिएगा। इससे रिलेटेड आपका एग्जामिनर एक सवाल है ट्रांसफॉर्मर से बना के, वो अक्सर व बेशतर पूछता रहता है, तो वो इंशाल्लाह अपने टाइम पर हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल बस जहन में रखना ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या है भाई। भाई एक कोई जनरेटिंग प्लांट है आपका, जैसे अगर कराची की बात करें, कराची के अंदर हमारे पास बिन कासिम में पावर प्लांट है, वैसे तो और तीन चार जगह और भी हैं, लेकिन बिन कासिम में पावर प्लांट है। अब हम तो बिन कासिम में नहीं रहते ना, हम तो कहीं और रहते हैं, तो हमें तो वहां बिजली चाहिए। तो बिन कासिम में जो बिजली बनी है जनरेटिंग प्लांट पे, वो वहां से ट्रांसमिट होगी ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू, और फिर यहाँ पे कहीं लोकल पीएमटी पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आएगी, और फिर वहां से आगे क्या होगा, मेरे घर में सप्लाई उठ करके आ रही होगी। ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज सर्किट होते हैं। सिमिलरली मेरा बेटा, अगर हम इसी के अंदर पावर के तीसरे फॉर्मूले की बात करेंगे, तो पावर का जो तीसरा फॉर्मूला है ई डिवाइडेड बाय टी। और ई की जगह पे, अच्छा, 1/टी को मैं अलग कर रहा हूँ, ई को मैं अलग कर रहा हूँ, ई की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, V² अपॉन आर इंटू टी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर अभी। टी से टी फिर मर गया, पावर का फॉर्मूला बनता है V² डिवाइडेड बाय आर। ये मेरा बेटा हम लोग अमूमी तौर पे यूज कर रहे होंगे किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। तो आपने यही चीज जहन में रखनी है कि पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला है और उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है। तो आपके पास जो सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में आप कहोगे कि पावर और रेजिस्टेंस की रिलेशन डायरेक्ट है, क्योंकि नजर आ रहा है P = I² R। जाहिर है जब आप वहां पे क्या करोगे, आई को हटा दोगे, क्योंकि आई मेरा बेटा कैसा है आपके पास, कांस्टेंट है। तो पी और आर का रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा, और ये किसके अंदर होगा, ये ऑब्वियसली होगा मेरे बच्चे सीरीज के अंदर। जहन में रखेंगे इस बात को। सिमिलरली आपके पास जो पावर का और आर का रिलेशन है, ये कैसा होगा, ये इनवर्स होगा। और ये इनवर्स किसके अंदर होगा मेरे बेटे, ये इनवर्स आपके पास होगा पैरेलल सर्किटरी के अंदर होगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर आपके पास वोल्टेज सेम होता है, तो आप वी को रिमूव कर दोगे, ये जो आपका वी है, P = V² अपॉन आर के अंदर से ये वी हट जाएगा एज ए कांस्टेंट, तो पावर और आर की रिलेशन कैसी आ जाएगी, इनवर्स आ जाएगी। ठीक है। इन दोनों बातों का ना मतलब एक ही है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। मतलब इन सब बातों का एक ही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब इसमें से सवाल कैसे कैसे पूछते हैं उसके ऊपर हम चल रहे हैं। 500 नंबर के क्वेश्चन तो मैं लेकर आऊंगा, लेकिन पहले एक बार मैं अपना टॉपिक जितना मैंने बताना है वो सारा मुकम्मल कर दूं। देखो मेरा बेटा, जो आपने अभी पावर की इक्वेशन पढ़ी है, पावर का फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या था आपके पास, पावर का फॉर्मूला था E/T। अगर ये टी है डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मैं एनर्जी का एक फॉर्मूला ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। भाई टी से मुराद यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो ई कैन बी रिटन एज पावर इनटू टाइम, ऐसे करके भी मैं लिख सकता हूँ एक चीज। अच्छा, गुड हो गया। अब मुझे ये बात पता है मेरे बच्चे के, मेरे पास जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट मेरे पास क्या है, जूल है, ऐसा यूनिट। और पावर क्या है, पावर मेरे पास है वॉट है। और टाइम क्या है, टाइम मेरे पास है सेकेंड। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जनाब 1 जूल बराबर है 1 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड के। यानी कि 1 वॉट की कोई चीज आपने 1 सेकेंड इस्तेमाल करी, तो जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 1 जूल आएगी। क्या मतलब सर, मिसाल बताएं। भाई हमारे घर में जो नाइट बल्ब लगा होता है ना, जो हम रात में अपने कमरे में जलाते हैं, 1 वॉट का, 2 वॉट का, 3 वॉट का, 5 वॉट का, खैर 5 वॉट तो बड़ा हो जाता है, उसको नाइट बल्ब में कोई नहीं लगाएगा। लेकिन अमूमन जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, 1 वॉट का कोई छोटा सा बल्ब है, अब वो आपके पास क्या है, वो आपके पास छोटा सा बल्ब है। उसे जैसे ही आपने ऑन किया, और उसे ऑन किए हुए 1 सेकेंड हो गया, तो उसने जो एनर्जी कंज्यूम कर ली वो कितनी है, 1 जूल के बराबर है। यहां से आपको ये बात भी समझ में आई है कि अगर कहीं पे वॉट सेकेंड लिखा है, तो उसे आप किससे रिप्लेस कर सकते हो भैया, उसे आप जूल से रिप्लेस कर सकते होगे। जहन में रखिएगा ये बात भी, कि जहां कहीं वॉट सेकेंड रखा है, लिखा है, उसे आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, उसे आप जूल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक। अब इसी को लेकर चलते हुए, हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो मेरा बेटा हमारे पास होता है किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मेरा बेटा हमारे पास क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। क्या मतलब सर इस बात का, ये क्या बात हुई है। अच्छा, मेरा बच्चे, आपके पास कभी घर में बिल आया होगा, शायद आपने कभी देखा हो, उसके ऊपर ये चीज मेंशन होती है कि यार आपका इस महीने का जो बिल था, वो आपने चलाए थे 500 यूनिट्स यूज किए थे आपने।
शायद कभी देखा हो, न्यूज़ वगैरह में सुना हो, यूनिट का रेट बढ़ गया, यूनिट ये हो गया, यूनिट वो हो गया, 200 यूनिट से कम करो, 300 यूनिट से ज़्यादा हो गया बिल। ये जो यूनिट होता है ना, ये जो बिजली के बिल में जिसको आप 1 यूनिट कहते हो, बिजली वाले या महकमे वाले जिसे 1 यूनिट कहते हैं, उससे मुराद होती है मेरे बच्चे 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर है क्या, इसको मैं ऐसे लिख के पढ़ाऊंगा। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है, ये इसको आप पढ़ते ऐसे हो, 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। मतलब ये कि मेरे बच्चे, आपने अगर 1 किलोवाट की कोई भी चीज 1 घंटा मुसलसल इस्तेमाल करी, तो जो आपका तो जो आपका वो होगा, एनर्जी होगी, वो 1 किलोवाट आवर इस्तेमाल होगी, या 1 यूनिट खर्च होगा। फिर सुनो, अगर आपने 1 किलोवाट की कोई भी चीज 1 घंटा मुसलसल यूज करी, कंटिन्यूसली यूज करी, तो आपके पास जो बिजली खर्च होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। सर 1 किलोवाट की चीज कौन सी होती है, ये भी बता दे जरा। बेटा वो हमारे घरों में जो इस्त्री नहीं आती, भारी वाली नेशनल की इस्त्रियां जो होती हैं, वो जिसपे ऑरेंज कलर की लाइट जल रही होती है, वो जिसको जिसको किसी को अगर फेंक के मारे तो बंदा इंतकाल कर जाएगा, वो वाली इस्त्री आपकी जो होती है, वो 1 किलोवाट की इस्त्री होती है, पूरे पूरे 1 किलोवाट की होती है। तो वो अगर 1 किलोवाट की इस्त्री है, उसको आप 1 घंटा मुसलसल जलाते हो, तो जो आपका बिजली का बिल आएगा वो 1 किलोवाट आवर का आएगा, या जो यूनिट खर्च होगा वो 1 यूनिट होगा, या जो एनर्जी होगी वो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर होगी, सही। अच्छा, अब पहले तो ये ध्यान में रख लेना कि ये जो किलोवाट आवर है ना, ये मेरा बेटा आपके पास यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कोई आपसे पूछे क्या ये ऐसा यूनिट है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये ऐसा यूनिट नहीं है। भाई ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट तो एनर्जी का जूल होता है। सर ये कौन सा यूनिट है मेरा बेटा, ये कमर्शियल यूनिट है। सर ऐसा यूनिट और कमर्शियल यूनिट में फर्क क्या होता है, मेरे बच्चे जहन में रख लेना इस बात को। ऐसा यूनिट इज समथिंग विच इज स्टैंडर्ड के तौर पर सेट। भाई बहुत सारे यूनिट होते हैं जो स्टैंडर्ड नहीं होते, लेकिन उसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी कॉमन प्रैक्टिस के अंदर। सर मिसाल दें कोई, भाई आपने बचपन से आज तक एंगल निकाला है, मेरा ख्याल है 9वीं में, 10वीं में, 8वीं, 7वीं, पता नहीं कब से एंगल मेजर कर रहे हो कि डी प्रोटेक्टर को यूज करते हुए। एंगल आप किस में मेजर करते हो, डिग्री में मेजर करते हो। लेकिन ऐसा यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, रेडियन है। सिमिलरली ये जो आपके पास आपकी गाड़ी के अंदर इंजन होता है, ये कोई जहाज होता है, ये कोई जनरेटर होता है, उसके अंदर हम बात करते हैं आरपीएम की, रोटेशन पर मिनट की। यार ये जो इंजन है ना, ये सही काम नहीं कर रहा क्योंकि ये आरपीएम गिरा रहा है। अब आरपीएम क्या चीज है, रोटेशन पर मिनट, ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड तो रेडियन पर सेकंड है। आपने शायद सुना भी ना हो रेडियन पर सेकंड, कॉमनली इतना इस्तेमाल होता हुआ। तो बताने का मकसद ये था, डेली लाइफ में बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कॉमनली इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बट दे आर नॉट ऐसा यूनिट्स। तो जहन में रखना, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका किलोवाट आवर है, लेकिन वो ऐसा यूनिट आपका नहीं है। अब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, बच्चा इसका रट्टा मार के बैठा होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। भाई अल्लाह के वास्ते रट्टा मत मारना, क्योंकि अभी पिछले दिनों एक सवाल आया, उसने वहां पे वॉट आवर करके पूछ लिया था। तो आप इसको बनाना सीख लो ताकि आप कोई से भी वॉट आवर बना सको। देखो, अब देखो मेरे बच्चे, में किलोवाट आवर को कैसे बनाऊंगा। मुझे क्या बताना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हैं, ठीक। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 पावर 3, और वॉट लिख दिया मैंने एज इट इज, ठीक है। आगे मेरे पास आ रहा है आर। आर का मतलब क्या होता है, 3600 सेकेंड। सर ये बात कैसे पता चली आपको। भाई ये बात ऐसे पता चली कि 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। भाई सबके ऐसे ही होते हैं। और हर मिनट में आपके पास 60 सेकेंड होते हैं, ऐसे ही है। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गोया इतने सेकेंड है। सर ये क्या किया फिर बताएं। भैया 1 घंटे में 60 मिनट हैं, हर मिनट में 60 सेकेंड है, तो ये 60 मिनट रखे मैंने एज इट इज, और हर मिनट में 60 सेकेंड थे तो मल्टीप्लाई कर दिया 60 × 60। दिस विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन एन आवर, यानी कि 3600 सेकेंड होते हैं हर घंटे के अंदर, सही। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे उठा के, किलो वॉट की जगह पे मैंने लिखा 10⁻³ वॉट, क्योंकि किलो का मतलब 10 पावर 3 होता है। आर की जगह पे मैंने 3600 सेकेंड लिख दिया। अब जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उन्हें एक तरफ कर लो, यानी कि 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3600 को मैं लिख सकता हूँ 3.6 × 10 पावर 3। सर ये क्या हरकत करी, मेरे बेटे डेसिमल यहां था ना, अभी डेसिमल को पीछे मूव किया, 1 2 3, 3 स्टेप पीछे आया। और हमें पता है जब डेसिमल लेफ्ट साइड पे आता है पावर कैसी आती है, पॉजिटिव आ जाती है। और आगे क्या बच गया आपके पास, वॉट सेकेंड। और मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, ये देखो, जहां कहीं वॉट सेकेंड लिखा हो वहां यू कैन राइट इट लाइक जूल्स। तो क्या बनेगा, 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स होते हैंगे।
अब जल्दी से मुझे बताओ कि 1 मेगावाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, और फिर बताओ 1 गीगावाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, फिर बताओ 1 वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं, जल्दी से बताओ, शाबाश। अब सबके सब समझ में आ गया यहां तक, ये भी बता दो मेरे बेटे। अब देखो बच्चे, काफी सारे लोगों ने मुझे इसका आंसर बता दिया। मैं आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ। जितने लोगों ने आंसर बताया है, चेक कर लो कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, देखते हैं अभी। कहता क्या है भैया, कहता ये है, 1 मेगावाट आवर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है सवाल। भैया आपको बस ये पता होना चाहिए, मेगा का मतलब क्या है, 10 पावर 6 है। वॉट आ गया एज इट इज, आर का मतलब क्या है, 3600, उसको मैं लिख रहा हूँ 3.6 × 10 पावर 3 सेकेंड। बस अब क्या करना है, मिला लो भाई। 3.6 × 10 पावर 6 में 3 को जोड़ा, 9, और वॉट सेकेंड क्या हो गया, जूल हो गया। ये था मेरा बेटा आपके पास मेगावाट आर। तो जितने लोगों ने ये आंसर निकाला था, जबरदस्त भाई। अब गीगावाट आर, गीगा का मतलब होता है जनाब 10 पावर 9। आगे वॉट आ गया एज इट इज, आर का मतलब क्या होता है, 3.6 × 10 पावर 3, आगे आगे आपके पास सेकेंड। फिर अब क्या करेंगे भाई, 3.6 आया एज इट इज, 9 में 3 को जोड़ा तो क्या हो गया, 12 हो गया। और आगे आपके पास क्या आ गया, जूल आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 वॉट आवर, सही हो गया, वॉट आवर आ रहा है आपके पास ये। अब 1 वॉट आवर वाले को क्या करोगे आप मेरा बेटा, 1 वॉट को लिखोगे एज इट इज, क्योंकि अब इसके आगे कोई प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी नहीं लगा हुआ। और आर की जगह पे आप लिख दोगे 3.6 × 10 पावर 3, वही 3600 सेकेंड वाला हिसाब किताब, सही है। अब क्या करेंगे, अब आप इसको मिला लोगे तो बनेगा 3.6 × 10 पावर 3। और जनाब वॉट सेकेंड का मतलब क्या होता है, वॉट सेकेंड का मतलब होता है जनाबे वाला जूल। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमारे पास आंसर आएंगे। तो यहां मुझे बता दो, आंसर सबने वेरीफाई कर लिए, बोलो। बोलो भैया, आंसर वेरीफाई हो गए, कोई टेंशन नहीं है, ऑल गुड हो गया। चलो गुड ही गुड है। बेटे आखिरी वाले के अंदर हमने 1 वॉट डायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि देखो ना, इसके साथ कोई किलो, मेगा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एज इट इज 1 वॉट लिख दोगे यहाँ पे, बस सिंपल बकरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरा बेटा। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जो है ना वो बिल की कैलकुलेशन कैसे करते हो, सही। अच्छा, अब बिल की कैलकुलेशन के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया एनर्जी को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में सवाल ये पूछा जाए ना कि आप जो ना ये कैलकुलेट कर लो यार, ये डिवाइस थी, इसको हमने इतनी देर तक इस्तेमाल किया। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार, मेरे पास कोई बल्ब है, उस बल्ब की मैंने आपको पावर रेटिंग दे दी, यार इस बल्ब की पावर रेटिंग ये है। आपको मैं कहता हूँ यार, मैंने ना इसको 2 घंटा इस्तेमाल किया, बताओ मेरा कितने यूनिट कंज्यूम हुए। या मैं कहता हूँ मेरे घर में कोई मिसाल के तौर पे पंखा लगा हुआ है, उस पंखे की ये पावर रेटिंग है, ये पावर उसकी मेंशन है। अब मैंने उसे 4 घंटे इस्तेमाल किया, बताओ कितना यूनिट खर्च हुआ मेरा। या कोई भी एक्स वाई जेड इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी पावर रेटिंग गिवन है, और आपको कह रहा है कि भाई फॉर एक्स नंबर ऑफ टाइम, वो सेकंड मिनट कुछ भी दे सकता है। आपने इतनी देर उसको कंज्यूम इस्तेमाल किया, तो अब आपने बताना ये कि यार इसकी जो पावर, इसकी जो एनर्जी है ना, वो कितनी कंज्यूम हुई है, कितना यूनिट आपका गिरा है। तो जब भी यूनिट निकालने का सवाल हो, यानी कि ये मैं आपको बता रहा क्या हूँ, एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइस निकालने का तरीकाकार, यूनिट कंज्यूम निकालने का तरीकाकार बता रहा हूँ, या आप समझ लो किलो वॉट आर कितना आपका कंज्यूम हुआ है, ये निकालने का मेरे बेटा आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। तो अल्टीमेटली इसका तरीका क्या होगा, आप जो पावर होगा ना उसको वो लेके चलोगे आप किलोवाट के अंदर, टाइम को आप लेके चलोगे किस में, आर के अंदर। तो जब आप आंसर निकालोगे, आपका आंसर डायरेक्टली किसके अंदर आ जाएगा, किलोवाट आर में उठ करके मेरे बच्चे आपका आंसर आ रहा होगा। मैं मिसाल देता हूँ, अभी हम समझते हैं मिसाल से। मान लो मेरा बेटा, मैंने आपको कहा कि यार मेरे पास घर में कोई एक डिवाइस है, उसकी पावर रेटिंग दी हुई है 400 वॉट। पावर रेटिंग क्या है, 400 वॉट है। सर ये पावर रेटिंग कहाँ लिखी होती है, अरे मेरे बच्चे, आप जब भी कभी घर के लिए कोई बल्ब खरीद के लाए होगे, या बल्ब का डब्बा देखा होगा, उस पर देखा नहीं पावर लिखी होती है, ये 50 वॉट का बल्ब है, 80 वॉट का बल्ब है, 70 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है। वही पावर रेटिंग होती है, वो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे लिखी होती है। मान लो मेरे पास 400 वॉट की कोई डिवाइस है,
इसको मैंने जो है ना वो मिसाल के तौर पे लेट से ऑपरेट किया 120 मिनट्स, 120 मिनट मैंने इसको ऑपरेट किया। ठीक, आपसे पूछ रहा ये है कि बताओ आपने कितने यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी। यहाँ यूनिट से मुराद वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, यहाँ यूनिट से मुराद है कितने किलोवाट आर एनर्जी कंज्यूम करी। और साथ बोल रहे हैं यार बिल भी कैलकुलेट कर दो। और बिल में आपको यूनिट का रेट दे दिया, कहते हैं कि यार एक यूनिट का जो रेट है ना वो मान लो आपके पास है 50 रुपए। सही, एक यूनिट का रेट आपको क्या दिया हुआ है भाई, 50 रुपए का आपको एक यूनिट दिया हुआ है। अच्छा जी, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको कहा कि जब भी आपको इस तरह का कोई सवाल मिले कि आपने किलोवाट आर या यूनिट कैलकुलेशन करनी है, बिल कैलकुलेट करना है, तो आप पावर को कन्वर्ट कर लो सबसे पहले किलोवाट में। तो मेरे बच्चे आपको ये बात पता है कि 1 किलोवाट के अंदर आपके पास होते हैं 1000 वाट। बचपन से पता है हमें। कैसे पता है भाई, किलो का मतलब ही 10 पावर 3 होता है, तो पता ही होगा ना ये बात तो फिर हमें। अब देखो, किलोवाट से आपने वॉट में जाना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, वॉट से किलोवाट में आना है तो आप 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। सही, तो अभी ये 400 आपको वॉट दिया हुआ है, अगर आपने किलोवाट में आना है तो मैंने यहाँ पे 1000 से क्या कर दिया मेरे बच्चे, डिवाइड कर दिया। सही हो गया। और टाइम कितना दिया हुआ है, 120 मिनट। और मैंने आपको कहा था कि आपने टाइम किसको लेना है, आवर्स के अंदर लेना है। तो आपको पता है भाई एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी कि आपने अगर आवर से मिनट में आना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, और मिनट से आवर में आना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो ये मिनट में तो ऑलरेडी है, मैंने इसको डिवाइड बाय क्या कर दिया, 60 कर दिया। सॉल्व कर लो अब। जीरो से जीरो मर गया, और क्या क्या मर रहा है। आपको ये नजर आ रहा है कि आपके पास ये 6 1 और 6 2 हो गया आपके पास 12। दो जीरो से दो जीरो मर गए, और क्या मर रहा है भाई, 2 2 हो गया 4, और 2 5 क्या हो गया आपके पास 10 हो गया। मजीद सॉल्व करेंगे तो जनाब 2 2 ऊपर आपके पास आ गया 4, अपॉन में क्या आ गया 5 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 के टेबल में 4 तो नहीं आता, तो यहाँ पे आपने 0 पॉइंट लगाया, और डेसिमल लगाने के बाद आपको यहाँ 0 लगाने की इजाजत मिल गई। और 5 8 टाइम आपके पास क्या होता है, 40 होता है। यानी कि आपने जो अपनी एनर्जी खर्च करी है वो कितनी है, 0.8 किलोवाट आर, या आपने एनर्जी खर्च करी है 0.8 यूनिट एनर्जी खर्च करी है। यानी अभी आपका एक यूनिट पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, अभी 0.8 80% ऑफ अ सिंगल यूनिट कंज्यूम आपका हुआ है। अब आपने बिल कैलकुलेट करना है, तो बिल कैलकुलेशन कैसे होगी, आप 0.8 को मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका यूनिट का रेट गिवन है, जो कि अभी 50 है। तो आपको पता चलेगा भाई 40 रुपए का आपका बिल बनता है इस एक यूनिट का। ये 40 रुपए तो सिर्फ बिल का बन गया, बाकी आपके टैक्सेस मैक्सेस इसके अलावा होंगे। बोलो भाई, यहां तक मेरे बच्चे सबको समझ में आ गया। यहां तक कोई मसला तो नहीं है किसी का, बोलो बेटे, सबको सारी चीज अच्छे से समझ में आती है। अमन है सब यहां तक, बोलो। बिल कैलकुलेशन समझ में आ गई, आसान है, ऑल गुड। बेटे इसको डिवाइड इसलिए किया, देखो इसको करने का एक तरीका ये भी था, इसको करने का एक तरीका ये भी था कि आप क्या कर सकते हो, बेटे इसको करने का एक तरीका ये था जो आप बोर्ड लेवल पे करते हो, वो ये है, आप एनर्जी यूज करो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर को आप लो वॉट के अंदर, सही है, और टाइम को आप लो किसके अंदर, सेकंड के अंदर। सही, सिंपल हो गया। अब इससे जब आप आंसर निकालोगे तो ये आंसर किस में आएगा, आंसर आपका आएगा जूल के अंदर। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो रिलेशन यूज करना पड़ेगा। क्या रिलेशन भाई, रिलेशन यूज करना पड़ेगा, आपको ये बात पता होगी कि 1 किलोवाट आवर में बराबर होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। यानी कि किलोवाट आवर से जूल में जाने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और जूल से किलोवाट आवर में आने के लिए फिर आप डिवाइड करोगे। तो जो आंसर आएगा आपको उसको 3.6 इंटू 10 पावर 6 जो है उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। मेरे बेटे मैंने यहाँ 1000 से इसलिए डिवाइड किया, माशाल्लाह यार तुम लोग तो पेट भर के निकम्मे हो, मुझे लग रहा था कुछ मतलब थोड़े बहुत तो हो गए, काबिल हो गए। देखो भाई, ये मुझे गिवन था वॉट के अंदर, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। तो किलोवाट से वॉट में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉट से किलोवाट में आने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 400 वॉट था तो मैंने इसे 1000 से डिवाइड किया ताकि ये पूरी चीज मेरी किलोवाट में कन्वर्ट हो जाए। अब ये चीज किलोवाट में कन्वर्ट हो गई। अच्छा,
अब ये टाइम मुझे चाहिए था आवर्स के अंदर, ये गिवन किसके अंदर है, ये गिवन मेरे पास है किसके अंदर, ये गिवन किसके अंदर है, मिनट के अंदर। अब मिनट से मुझे जाना है आर के अंदर। सही हो गया। अब एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, एक घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब क्या करेंगे जनाबे वाला, आपने आर से जब 60 में जाना है, तो अल्टीमेटली अब आप उसमें मिनट में जाना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, और मिनट से आर में आना है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अभी ये मिनट में आर में आने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। सही। अब ये जीरो से जीरो मर गया, 6 1 और 6 2 12। ठीक हो गया। फिर इसको दो जीरो से दो जीरो मार दिए, 2 2 4 और 2 5 हो गया 10। सही हो गया। सैयद अफान सईद, मेरा बेटा आप कोशिश करना कम से कम 2 साल रिपीट करो, तब जाके आपका ई कैट की किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में होगा। ये 2/5 ये लिखा हुआ है, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/5 बन जाएगा। सही है। अभी बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया। अबे यार, इतना बेसिक सवाल है, अगर ये बेसिक सवाल तुम लोगों से हल नहीं हो रहा, तो तुम सोचो मैं तुम लोगों को मुश्किल सवाल कैसे दे सकता हूँ। ये जो बीच में तुम्हें टाइम मिलता है, 5 6 दिन का टाइम मिलता है, उसमें कुछ होमवर्क वगैरह नहीं करते क्या। बेटा साथ साथ ना होमवर्क किया करो, जो आपको होमवर्क मिलता है। और बेसिक मैथ 01 02 मैंने पता नहीं कितनी दफा जो है वो दिया हुआ है। सही है। चलो अब मैं 2 3 सवाल आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, जल्दी से वो 2 3 सवाल अटेम्प्ट करो। इन सब के भी आंसर मार्क हैं। मैं इन सब में सिर्फ आपको फॉर्मूले बताऊंगा, करना आप ही लोगों ने है। तो दिमाग के सारे ढक्कन खोल के जो है ना वो ये सवाल करना। ये सारे आपके 500 पर के क्वेश्चन है। शुरू हो जाओ। इसमें से भी देखो, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल खुद से करा देता हूं जो अभी अभी हमने किया। ये देखो, ये वाला सवाल मेरा बेटा, देखो इधर गौर से अभी। अभी जो आपका टेस्ट आएगा, इस टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर आएगा भाई, जहन में रख लेना ये बात। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा कल मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो पूरा चैप्टर आपका टेस्ट में इंक्लूड है, जहन में रखना। बेटे किलोवाट आवर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, और हम इसको किसी भी उसमें कंसीडर नहीं करते। बिल्कुल सही है। सही। आपकी बात यहां तक बराबर है, बिल्कुल सही है। बेटे पिछले क्लास का जो होमवर्क है वो मैं आपको क्लास के आखिर में बता दूंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। क्लास के आखिर में, पहले मैं अपनी क्लास का टारगेट तो पूरा कर लूं। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सबसे पहले ये देखो, मैंने बिल्कुल इसी जैसा सवाल आपको अभी कराया। मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि तमीज से ना बस जो होमवर्क आपको देता हूं वो करते रहो, इंशाल्लाह पेपर में भी ऐसे ही होगा कि जो हमने क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे बिल्कुल वैसे ही होंगे। कहता क्या है, एन इमर्जन हीटर। यार इमर्जन हीटर एक ऐसा हीटर होता है, वो आपने देखा है, वो जो इलेक्ट्रिक केटल टाइप चीज होती है, वो जिसमें आप पानी डालते हो और फिर उसको गर्म करते हो। वो इमर्जन हीटर होता है जिसमें आप पानी को बॉयल करते हो और उसमें कोई चीज डालते हो ताकि वो गर्म हो जाए। सच हीटर्स आर टर्म्ड एज इमर्जन हीटर्स, ठीक है। तो इमर्जन हीटर आपने, खैर उसका कोई आपका कोई कंसर्न नहीं है इमर्जन हीटर से, आप बस ये समझो एक इलेक्ट्रिकल हीटर है 400 वाट का, केप्ट ऑन, यानी कि आपने उसे इस्तेमाल किया, केप्ट ऑन यानी कि उसे ऑन पोजीशन में रखा फॉर 5 आवर्स। अब देखो ये सवाल क्या पूछ रहा है, विल कंज्यूम एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ, जहां वो सवाल पूछे ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा। अब समझ जाओ वो आपसे यूनिट की बात कर रहा है या किलोवाट आवर की बात कर रहा है। ठीक है। अब क्या करना है भाई, मैंने आपको तरीका बताया। जब आप बोर्ड लेवल पे करोगे ना, तो ये हरकत नहीं करना जो मैंने अभी बताई है, कि पावर किलोवाट में ली और टाइम को आर में लिया और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट किलोवाट आवर में आंसर निकाल दिया। वो आपको नंबर कख कुछ नहीं मिलने। आपने वहां पे वही काम करना है कि पावर वॉट में लेना है, टाइम सेकंड में लेना है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर जूल में आएगा। फिर जूल से किलोवाट आवर में जाओगे, 3.6 इंटू 10 पावर 6 को डिवाइड करके वहां पे वही वही करना है वजह। वहां आपके स्टेप्स के मार्क्स हैं। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको पता है भाई, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता चल गया ना। बस अब पावर को रखो हमेशा किलोवाट में, टाइम को रखो हमेशा आर में, मल्टीप्लाई करो किलोवाट आर में, आंसर आ जाएगा भाई। जबरदस्त हो गया। अब क्या करेंगे, पावर आपको कितनी गिवन है, 400 वाट है। वॉट से किलोवाट में कैसे जाओगे आप, 1000 से डिवाइड करके। और आगे 5 आवर्स आपको डायरेक्टली गिवन है। ये दो जीरो से दो जीरो आपके पास यहाँ मर गए। सही हो गया, समझ में आती है बात। अब 2 2 होता है 4, 2 5 क्या होता है 10 होता है। ये 5 और ये 5 आपस में मर गया, कुछ नहीं बचा यहाँ से। सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे आपके पास, दो बच रहा है। यानी कि अगर आप 400 वाट का एक हीटर है उसको 5 घंटे मुसलसल ऑन करके रखते हो, तो आपका जो बिजली खर्च होगी वो कितनी है, 2 यूनिट है। या आपके पास, जो है ना वो उसके अंदर वो है 2 किलोवाट आ रहे हैं, 2 यूनिट है। बोलो भैया यहां तक समझ में आ गई। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर लोगे अभी। बेटे एनर्जी से मुराद है टोटल आपने काम कितना किया, पावर से मुराद है वो काम को करने में देर कितनी लगी। चलो
पहले जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अटेम्प्ट करो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं जल्दी से। शाबाश। देखो मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वॉट बल्ब इन अ 120 वोल्ट लाइन इज। देखो यूजुअली क्या होता है, वैसे तो जहन में रखना कि आप बल्ब को आपस में सीरीज में भी लगा सकते हो, पैरेलल में भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप बल्ब को कैसे कनेक्ट करना चाह रहे हो। सही। लेकिन अमूमी तौर पे क्या होता है, अगर आपसे ना कभी कहा जाए कि यार किसी बिल्डिंग में बल्ब लगा हुआ है, आपके ऑफिस में बल्ब लगा हुआ है, आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, तो अमूमी तौर पे यूजुअली जो बल्ब कनेक्शंस होते हैं ना वो पैरेलल के अंदर होते हैं यूजुअली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरे बच्चे, आप दो बल्बों को आपस में सीरीज पैरेलल किसी भी तरह कनेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अमूमी तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखो आप क्या चाहते हो कि आपके घर में लेट से 4 कमरे हैं, आप क्या चाहते हो कि एक कमरे में किसी कोई पॉइंट खराब हो जाए, कोई बल्ब उड़ जाए या कोई सॉकेट फट जाए, कोई भी ऐसा मसला हो जाए XYZ के जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल एक पॉइंट डैमेज हो गया, तो आप क्या चाहते हो कि आपके पूरे घर की सप्लाई बंद हो जाए या सिर्फ वही एक पॉइंट आपका खराब हो और बाकी सारा पॉइंट आपका चलता रहे। तो आप तो यही चाहोगे कि सिर्फ एक वही वाला पॉइंट हमारा प्रॉब्लम में आए, बाकी सब चीज अपनी नॉर्मल रूटीन पे चलती रहे। तो ये चीज पॉसिबल होती है पैरेलल नेटवर्क के अंदर, क्योंकि पैरेलल नेटवर्क में क्या होता है, एक से ज्यादा जगहें होती हैं करंट के पास फ्लो करने के लिए, जो हमने पीछे स्टेब्लिश भी किया था। ठीक है, तो जहन में रख लेना। अब कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ 60 वोल्ट बल्ब इन अ 120 वोल्ट लाइन, आपने क्या किया, सीधा सीधा फॉर्मूला है आपके पास, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। जस्ट पुट इन द वैल्यू, V की जगह पे आप 120 पुट करोगे और P की जगह पे आप 60 पुट करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। आगे कहते हैं एक आपके पास 100 वोल्ट का बल्ब, अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन ना पता नहीं कितनी दफा जो है ना वो आपका एग्जामिनर पूछ चुका है। अब सवाल देखो क्या कहता है, एक 100 वॉट का बल्ब है, रेटेड एट 220 वोल्ट, is connected to a 110 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंज्यूम्ड इज नियरली इक्वल टू। पहले तो सवाल को जरा समझो कि सवाल फ्रेम क्या हुआ है। कहते हैं भाई एक 100 वाट का बल्ब है जिसकी रेटिंग है 220 वोल्टेज की। क्या मतलब सर इस बात का? भाई रेटेड वोल्टेज क्या होता है मेरे बच्चे, जो भी आपकी अप्लायंस होती है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, उसकी ना एक वोल्टेज रेटिंग होती है कि यार आपने इसको इतने वोल्टेज पे ऑपरेट करना है, उससे कम या ज्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे तो नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आपने शायद कभी देखा हो हमारे घर में जो कीमती अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कोई एसी है, अब तो शायद ये मसला कम हो गया है, लेकिन आप में से जो लोग अभी भी जो थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम शहर है, कराची लाहौर इन सारे शहरों को छोड़ के अगर कोई आप में से अंदर की तरफ रह रहा होगा जहाँ पे वोल्टेज के इश्यूज होते हैं ना, सप्लाई पहले तो कराची में भी होते थे, आज मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, 2007-8 की बात है मेरे ख्याल है, 10-11 तक भी रहे वोल्टेज के इश्यूज। तो उसमें क्या होता था, वोल्टेज अप एंड डाउन होते थे। आप में से जो लोग अभी भी आप इनलैंड एरियाज में रहते हैं वहां पे अभी भी ये वाले मसले होंगे, तो आपने कभी नोट किया होगा, वहां पे नहीं नोट किया तो मैं बता देता हूँ। जितने आपके बड़े अप्लायंसेज होते हैं ना, जैसे कोई एसी लगा हुआ है, कोई फ्रिज है, कोई डीप फ्रीजर है, कोई आपका इलेक्ट्रिकल हीटर है, मतलब कोई ऐसी चीज जो बड़ी पावर की डिवाइस है, यानी कि जो महंगी डिवाइस भी है, उसके साथ क्या करते थे, वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर लगाते थे। उसका रीजन क्या था कि भाई ये जो डिवाइस है ना, इसका रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट, जब वोल्टेज अप एंड डाउन होगा तो ये लोअर वोल्टेज पे ऑपरेट होगा तो ये खराब ना हो जाए। तो सवाल में देखो इस किस्म की कुछ बात है क्या, एक 100 वॉट का बल्ब है जिसकी रेटिंग क्या है, 220 वोल्ट है, इस कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सप्लाई। तो जाहिर है वो इतना अच्छे से काम नहीं करेगा, और जाहिर है बल्ब है, खराब हो भी गया तो क्या हो गया, सस्ती सी चीज है, कोई मसला नहीं है। तो रेटेड वोल्टेज इसका 220 है, आपने कनेक्ट किस पे किया, इसको 110 पे किया, तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो बता रहे हैं। सही हो गया। अब इन सवालों को आपने कैसे करना होता है, आपको ये बात पता है मेरे बच्चे कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब हमें ये बात पता है रेजिस्टेंस जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम बोलेंगे जनाब आप कह रहे हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सर रेजिस्टेंस क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि मेरा बेटा एक ही बल्ब की तो बात हो रही है, आपने बल्ब थोड़ी चेंज कर दिया, एक ही बल्ब की बात हो रही है, तो एक ही बल्ब को आप 220 वोल्ट का है उसको 200 वोल्ट पे लगाओ या 100 पे लगाओ या 105 पे लगाओ 110 पे लगाओ, रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगी उसकी। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आ गया। अब यहां से क्या बनेगा भाई, P1 डिवाइडेड बाई P2 विल बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा, होल स्क्वायर आ जाएगा, V1 अपॉन V2 का
होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट करेंगे बस उठा के। यही चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखी थी, इस तरह के फॉर्मूले बनाना, मैंने आपको तब भी यही कहा था। एक बार सीख लो पूरी फिजिक्स में काम आएंगे, तो देखो आपके सामने काम आ रहे हैं। आपने 100 100 वाट इसकी पावर रख दी, जो पुरानी पावर थी। नई पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो आपने निकालनी है। और 220 जो था ये इसका इनिशियल वोल्टेज था, 100 मतलब 220 वोल्ट पे अगर लगाओगे तो 100 वाट का बल्ब है ये आपका। लेकिन आपने कितने पे लगाया इसको, 110 पे लगा दिया उठा करके, ठीक है। ये आपके पास आ गया, जीरो से जीरो चला गया, 11 वन टाइम्स, 11 टू टाइम्स, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे भाई, 100 डिवाइडेड बाय P2। देखो बेटे इस चीज को जहन में रखना, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4। एक चीज को जहन में रखना, मैं बहुत सारे बच्चों से ये बात सुनता हूँ, सर हमसे जो है ना वो कोई सवाल नहीं बनते, हमसे जो है ना वो क्वेश्चन नहीं होते, हमसे जो है ना वो चीजें हल नहीं होती हैं। अच्छा देखो, जहन में इस बात को रखना, जब आप जाहिर है सीखने के लिए आए हो ना, तो इसका मतलब यही है कि आपको ये चीजें नहीं आती, तभी आप सीखने के लिए आए हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस फैक्ट कि सर ने मुझे 5 सवाल दिए थे, मेरे 5 में से 3 सवाल बने, 2 नहीं बने। एफर्ट आपने किए, पैसे सारे एफर्ट के होते हैं, जहन में रखना। सबसे बड़ा गधा वो होता है जो एफर्ट नहीं करता। आप एफर्ट करो, ठीक है। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं हर क्लास में कहता हूं, आपको भी लगता होगा, पता नहीं क्यों एक ही बार कहता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इन चीजों से गुजरता हूं, इसलिए मुझे पता है। देखो बेटे, हर चीज किसी को भी नहीं आती होती है, जहन में रखना। जिसको लगता है कि उसको हर चीज आती है वो सबसे बड़ा फन्ने खा है, तो वो उससे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप कोशिश करो, जिसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक एक अंग्रेजी के अंदर एक सेइंग है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है। कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे ही हैं। कोई स्किल सीखोगे ना आप, मतलब कोई गाड़ी चलाना सीखोगे, तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही दिन में आप फार्मूला 1 चैंपियन रेसिंग करना शुरू हो जाओगे। आप साइकिल चलाना सीखोगे तो एक ही दिन आप पहाड़ से नीचे वाली साइकिल भी चलाना सीख जाओगे, एक ही दिन आप रस्सी पे भी साइकिल, ऐसा नहीं होता। आप एक ही दिन मतलब क्रिकेट खेलना शुरू करोगे तो भाई एक ही दिन में आप विराट कोहली टाइप के जबरदस्त बैट्स, ऐसा नहीं होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीजें गेन करते हो। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे ही हैं। मैंने आपको डे 1 पे एक बात कही थी कि भाई आप अपना दिमाग नहीं लगाओ, जो मैं आपको देता हूं ना बस आप उतना काम करो। अच्छा, मेरा काम करने के लिए आपको पूरा 7 दिन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरा काम आप किस तरह से करो। आप लाइव क्लास लो। भले आपके बीच में एक क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं। आपको एक क्लास में बैठोगे, 100% समझ में नहीं आएगा, 80% आ जाएगा। 80 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा, 60 नहीं आएगा, 40 आएगा, कुछ तो आएगा। 20 30 10 कुछ तो आएगा। स्टिल बेटर देन नॉट अटेंडिंग द क्लास, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि जो आपका रिमेनिंग चंक है ना वो आप रिकॉर्डिंग में कवर कर लोगे। सर अगर हम सारे ही रिकॉर्डिंग में, भाई सारे रिकॉर्डिंग में कवर करोगे तो पहली दफा देखने पे अगर तुम्हें लाइव क्लास में 10% समझ में आ रहा है, तो तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि पहली दफा जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तुम्हें पूरा डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। लाइव क्लास नहीं छोड़ो। दूसरे नंबर पे, क्लास में जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ये सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं आपके पास पेपर से, इनको लाजमी अटेम्प्ट करो। तीसरे नंबर पे आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं ना, बाई वीकली टेस्ट, ये मैं अक्सर नोट करता हूँ, बच्चे टेस्ट ही नहीं दे रहे होते हैं। वो बच्चा जो टेस्ट अटेम्प्ट करता है और उसके मार्क्स 75 या 70 या 80, जितने भी मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें से 20 मार्क्स आते हैं, वो बच्चा बहुत बेहतर है उन सारे निकम्मों से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते। आप देखना ये चीज़ उनके रिजल्ट में भी एविडेंट होगी। टेस्ट अटेम्प्ट करो लाजमी। आप पूरे 7 दिन नहीं पढ़ो, सिर्फ 2 दिन पढ़ो, सैटरडे और संडे। और जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो कोशिश करो अपने सैटरडे संडे में मुकम्मल किया करो। बाकी 5 दिन आपने कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, जो करना है करते रहो, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी जिंदगी है। सिर्फ जो आपके 2 दिन सैटरडे संडे हमने लिए हैं, बस सिर्फ उन 2 दिन में अच्छे से फोकस करो। अभी तो सुनने में आ रहा है कि जो आपका एमडी कैट है, एमडी कैट भी आपका सुनने में आ रहा है, बल्कि सुनने में नहीं आ रहा, पीएमडीसी का एक प्रेस रिलीज आई है, जो यकीनन यहाँ पे एमडी कैट वाले बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा। हाथ रेस करो कितने लोगों ने वो प्रेस रिलीज पढ़ने की कोशिश की है, जो पीएमडीसी की एक प्रेस रिलीज अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 5 7 दिन हो गए होंगे, 6 दिन हो गए होंगे, उसके ऊपर आई हुई है। जितने लोगों ने नहीं पढ़ी मैं बता देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ था। उसमें ना 2 3 बातें लिखी हुई हैं। एक बात उसमें ये लिखी हुई है कि आपका जो टेस्ट है, जो एमडी कैट का है, वो नेशनल लेवल पे होगा। दूसरी बात ये लिखी है वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, ई ई सिस्टम के तहत होगा, ताकि इसमें जो ये ट्रांसपेरेंसी है उसको यकीनी बनाया जा सके। तीसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है सिलेबस यूनिफाइड होगा और सिलेबस मॉडिफाइड होगा, मतलब थोड़ा सा बढ़ा देंगे सिलेबस या चेंज कर देंगे सिलेबस। चौथी चीज ये लिखी हुई है सबसे काम की, वो ये लिखी हुई है कि टेस्ट आपका इंटर के पेपरों के फौरन बाद होगा। इंटर के पेपर कब होते हैं, मई जून में, वही टाइम जिसमें आपके ये ए लेवल्स के पेपर होंगे, तब उसी वक्त आपके इंटर के पेपर होंगे। अब तो सुनने में आ रहा है अप्रैल में हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बोर्ड्स हैं ना आपके पास, तो सब बोर्ड्स का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, तो मई जून आपके हो जहन में रखो, क्योंकि ए लेवल वालों के तो बहरहाल मई जून में ही होंगे ना, उससे पहले तो हो ही नहीं सकते।
तो जुलाई में आपका होगा। अब आप सोचो आपके पास टाइम कितना है। दिसंबर में हम खड़े हुए हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने। इसमें भी 2 महीने तो आपके बोर्ड के पेपर में निकल जाएंगे। फिर ई कैट वाले हैं, उनका तो और पीछे की तरफ चल रहा है हिसाब किताब। अभी फरवरी में नेट 2 आ जाएगा, यूईटी मार्च में आ जाएगा, एनईडी का राउंड 1 मई के पहले वीक में आ जाएगा। फिर बाकी सबके तो जुलाई में आ ही जाते हैं उठ के। तो बेटा जो जितना कुछ आप अभी साथ साथ कर सकते हो ना, वही आपके पास बेस्ट चॉइस है। बाकी मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर से इंशाल्लाह मैं आपकी क्लास 11 की जो फिजिक्स की क्लासेस है ना वो भी शुरू करा दूंगा। तो उनको भी आपने साथ साथ कवर करना है। हम तो कवर करेंगे बाद में, लेकिन उनको भी आपने साथ साथ कवर करना है, ताकि आपका आखिर में ये ना हो, क्योंकि आखिर में जाते जाते जब हम क्लास 11 पे पहुंचेंगे तब तक क्या होगा, आपके बोर्ड के पेपर भी नजदीक आ चुके होंगे। तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी मैक्सिमम टाइम आप यहीं पे दो। चलो वापस आते हैं आज के इस सेशन के बाद। देखो क्या कहते हैं अब ये, कहते हैं यू आर गिवन 3 बल्ब्स ऑफ 25, 40 एंड 60 वॉट। अच्छा, अगर आपको आपके डाउट ग्रुप पे जवाब नहीं मिल रहा हो ना, तो आप सर शाफे को और मुझे वहाँ टैग कर दिया करो। जो पीकेएम एडमिनिस्ट्रेशन वाला नंबर है ना, वो मैं भी यूज़ कर रहा होता हूँ, बाकी एडमिन वाले भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ज़रूर रिजॉल्व कर दूंगा। कोई भी आपको मसला आ रहा है बैच के अंदर, कोई भी मसले से मुराद ये है कि आपका कोई आंसर नहीं कर रहा, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, कोई आपको कोई भी ऐसा इशू है ना जो आपको लगता है यार हमारा रिजॉल्व नहीं हो रहा, हमें वो देख लेना चाहिए, तो वो आप वहीं पे ग्रुप पे एक मैसेज कर दो, बस वो आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कहीं नहीं जाएगा आपका मसला। अब देखो कहता है यू आर गिवन 3 बल्ब ऑफ 25, 40 एंड 60 वॉट्स, विच ऑफ देम हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो है ना एक मसला है। क्या मसला है? अब बच्चा जो है ना, वो यहाँ पे जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो सवाल पूछता है, सर आपने हमें बताया था कि देखें पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्ट होता है सीरीज सर्किट में, और पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन इनवर्स होता है किसमें? पैरेलल सर्किट में। अब इसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है कि सीरीज है या पैरेलल है, हम क्या करें भाई? तो मैंने आपको ऊपर एक बात बताई। क्या? मैंने आपको कहा कि देखो अगर मेंशन ना हो तो यूजुअली आप बल्ब को कैसे कनेक्ट करते हो? हमेशा पैरेलल सर्किटरी में कनेक्ट करते हो, ताकि अगर एक रास्ता उस तक करंट आने का डैमेज हो भी जाए तो वो उसके पास करंट किसी और रास्ते से पहुंच रहा हो। तो यही आपके पास है यहाँ पे। तो अब आप देखोगे कि पी और आर की रिलेशन इनवर्स है पैरेलल सर्किटरी के अंदर। तो आप देखो भाई जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, सही। और जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। तो भाई पावर ज्यादा किसकी है यहाँ पे? 60 वॉट वाले की है, तो इसकी लोएस्ट रेजिस्टेंस है। अगर यही सवाल ऐसा होता है ना, यू आर गिवन 3 बल्ब्स, और आपको कहता है कि जनाब आपने क्या किया, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब बताओ कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा? तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी अल्टीमेटली उठ के। ठीक है, जहन में रख लिएगा ये सारी बातें, इस तरह से निकालते हैं ये। आगे कहते हैं द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी अलाउड टू पास थ्रू अ 100 वॉट 250 वोल्टेज लैंप इज। कैसे करेंगे अब इसे भाई? आपको पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, और करंट पूछ रहे हैं। तो नजर आ रहा है आपको, हम यहां से पावर की जनरल फॉर्मूला है, जनरल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 जो था वो क्या है? एन इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पेयर करंट फ्रॉम अ 250 वोल्ट सप्लाई व्हेन ऑपरेटिंग नॉर्मली। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हीटर टू कन्वर्ट 400,000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अब क्या करेंगे भाई? आपको पता है एनर्जी का क्वेश्चन है, ई विल बी इक्वल टू वी आई इंटू टी कर देंगे। वोल्टेज आपको गिवन है, आई आपको गिवन है, टाइम आपको चाहिए, एनर्जी भी आपको गिवन है, भाई मसला ही हल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं बची यहाँ पे। फिर आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पास पेपर में दूसरी बार आया भाई उठ के। अब देख रहे हो कितनी आसान चीजें, मतलब एग्जामिनर तो नंबर ना प्लेट में रख के बांट रहा है कि आप कोई लेने वाला बन जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट रेजिस्टेंस, भाई फिर वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पी और आर की रिलेशन इनवर्स है। आर आपको कम चाहिए तो पी मैक्सिमम देख लो भाई, इन सब में मैक्सिमम पावर किसकी है? इसकी पावर मैक्सिमम है। ये हो गया हमारे पास। यहां तक मुझे बता दो मेरे बच्चे, सब कुछ सबको क्लियर हो गया? ताकि अब मैं चलूं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की तरफ। अब देखो मेरे बेटे हमारे पास आगे चलते हैं, और कुछ हमारे पास और टॉपिक हैं समझने के लिए। वो क्या है हमारे पास? अब वो हमारे पास है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अच्छा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है ना वो क्या भला है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस आप आपसे उसकी फॉर्मूला ही पूछता है, लेकिन वो फॉर्मूला जो है ना मैं आपको पूरे तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे। देखो भैया हमने अभी लास्ट क्लास के अंदर जो है ना वो बैटरी वाले जो केसेस पढ़े थे, वही मैं आपके सामने ना एक बना रहा हूँ। ठीक है, जरा समझना यहाँ पे।
अब सूरत हाल क्या है यहाँ पे, अरे भैया तुम भी अजियत दे लो पहले। देखो, ये इसको इधर ले आओ उठा के, ठीक है। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक बैटरी है। अच्छा, मैं ये मान के चलूंगा आपको ये सारी कहानी पता है, जो बैटरी वाली मैंने अभी पिछली क्लास में पढ़ाई थी, सवाल सवाल कराए थे ना, वो आपको सब पता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा बेटा हमारे पास कोई बैटरी है, इस बैटरी का अपना जो है ना एक कोई क्या है, रेटेड ईएमएफ है, रेटेड ईएमएफ या कह लो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। समझ में आने वाली बात है। और ये हमारे पास इसके क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है, ये इसके टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है, ये लोड कनेक्ट हुआ हुआ है, क्योंकि बैटरी का काम ही क्या होता है, लोड को सप्लाई करना। यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और ये लोड को सप्लाई करना है, सही। हमें ये बात पता है, हमने इसकी इक्वेशन भी पढ़ी थी, और वो इक्वेशन क्या थी कि ई बराबर था हमारे पास आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर के। सही हो गया। अच्छा जी, अब मेरा बेटा हमारे पास इसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लोड है, इस लोड को जो पावर ट्रांसफर की जा रही है, वो पावर ट्रांसफर कितनी की जा रही है, आप बोलोगे सर पावर ट्रांसफर है आई स्क्वायर आर। मैं आपसे पूछूं यार तूने आई स्क्वायर आर क्यों लिखा है यहाँ पे, आप बोलोगे सर आई स्क्वायर आर इसलिए लिखा क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। सर सीरीज सर्किट कैसे है, भाई जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वही चार्ज यहाँ पर आएगा, फिर वही चार्ज बैटरी के अंदर से यहाँ पे आएगा, और फिर ये ऐसे मूव करेगा। गोया एक सीरीज सर्किट है, और सीरीज सर्किट की पावर ट्रांसफर क्या होती है, आई स्क्वायर आर। सही है भैया। अब क्या करेंगे, अब यहां से अगर मैं आई का वैल्यू निकालूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ये बराबर नजर आ रहा है, आई ब्रैकेट में आ गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब अगर मैं यहां से आई को एक तरफ कर लूं तो ये क्या बनेगा, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, यही बन जाएगा। अब यहाँ पे ले आते हैं ऐसे पी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा ई अपॉन ब्रैकेट में आ गया आर प्लस का स्मॉल आर, स्क्वायर ऊपर भी आया स्क्वायर नीचे भी आया। सर ये स्क्वायर क्यों आया, ये देखो भाई स्क्वायर इसलिए आया मेरे भाई, ये आई का वैल्यू था ना, ये आई की जगह पे आया, और आई के ऊपर आपको क्या लगा नजर आ रहा है, स्क्वायर, तो भाई सब पे स्क्वायर आ जाएगा ना ये तो फिर। और कैपिटल आर यहाँ पे आ गया एज इट, सही हो गया। अब नीचे आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बेसिक मैथ्स क्लास 10, सही है, पढ़ा होगा यकीन। एक आपने फॉर्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर का भी पढ़ा हुआ है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है भाई, ए स्क्वायर -2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं -2ab को यहां से उठा के यहां पे ले आऊं तो बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गोया कि जहां कहीं पर भी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वहां पे मैं ये लिख सकता हूं। अब देखो ये पहले फॉर्मूले के अंदर देखो मेरे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा नजर आ रहा है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिखूंगा जनाबे वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ये सब चीजें आपको बोर्ड की किताब में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको ये सब। और 2ab आ गया एज इट इज, देखो फिर समझो, ये जो चीज थी ना इसकी जगह पे आया ये आया इधर, ये यहां से लेके यहां तक ये आया, और ये 2ab आ गया उठ करके एज इट, सही हो गया। अब क्या करेंगे भाई से, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड कर ले भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। आप में तो शायद कुछ लोगों ने ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद किया हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। अब ये जो मेरे पास पावर ट्रांसफर है ना, इसके बारे में यहां लिख लेते हैं, दिस इज द पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा ई स्क्वायर, और अपॉन में ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पे मैंने ये लिख दिया आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस का 4r इंटू आर, और मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या आ गया मेरे बच्चे, आर आ गया। अब हम लोग जो थ्योरम पढ़ रहे हैं उस थ्योरम का नाम क्या है, उस थ्योरम का नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या नाम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यानी आपने ये डिटरमाइन करना है कि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, समझना बात को और से। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड, जाहिर है लोड कोई होगी, ये लिखा हुआ नहीं होता ऐसे, लेकिन बस समझ जाना ये किसको होती है, लोड कोई होती है। तो भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड कब होगी, जब ये वाला फैक्टर है ना ओवरऑल, ये मिनिमम हो जाएगा। भाई जब ये फैक्टर मिनिमम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर मैक्सिमम हो जाएगी जो ट्रांसफर होगी। भाई इनवर्स रिलेशन दिख ही रहा है हमें साफ साफ। तो इसको मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर को आप बराबर कर दो।
यानी कि हम कहते हैं अगर आपके लोड का रेजिस्टेंस आपके बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के एक बराबर हो जाए, सुनना गौर से बात को, अगर आपके लोड रेजिस्टेंस आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस के एन बराबर हो जाए, तो इस केस में वी विल से कि आपकी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हुई हैगी। हाँ, अगर इसको हम पुट करेंगे तो ये बनेगा पी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, अब देखो आपको नजर भी आएगा मेरे बच्चे अभी कि ये एक बराबर कैसे, यहां पे आपने कहा भाई एक बराबर है ना, तो स्मॉल आर को भी आपने आर से रिप्लेस कर दिया, फिर ये हो गया प्लस का 4 आर मल्टीप्लाई बाय आर, सही हो गया जनाबे वाला, मल्टीप्लाई बाय आर। अब देखो ये वाला जो पूरा फैक्टर था आर माइनस आर, ये वाला फैक्टर तो जीरो ही हो गया भाई, सही है ना, मर गए तो वो जीरो हो गया। तो क्या बनता है ये बनता है ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, और अपॉन में क्या आता है आपके पास 4 आर स्क्वायर आता है, एक आर से ये भी मर गया आपके पास, गोया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या बना आपके पास, ई स्क्वायर अपॉन 4 आर बन गया आपके पास करके, ठीक है भैया। ये हमारे पास जनाबे वाला सूरत हाल थी। इस तरीके से आप क्या करते हो, इस तरीके से मेरे बच्चे आप अपना काम कर रहे होते। ओके, सही है। ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट। आपसे अक्सर पूछेगा कि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कितना है, तो आप बता दोगे ई स्क्वायर अपॉन 4 आर के बराबर हैगा। अब इसी के अंदर मेरा बेटा हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का। फिर हम चलते हैं हमारे थोड़े बड़े टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है व्हीट स्टोन ब्रिज का या मीटर ब्रिज का। पहले वो छोटा टॉपिक मुकम्मल करने हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज भी आप इन्हें कह सकते हो, कि जब कभी भी हम दो सेल्स को एक साथ कनेक्ट करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, तो वो आप देखोगे अब जरा। इसमें भी खुशी की बात यह है कि आपका सिर्फ सीरीज का ही कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में शामिल नहीं है। अब देखो समझते अम, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई बैटरी है, और ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई और बैटरी है, और यहाँ मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई ये सर्किट है, इस सर्किट में कुछ रेजिस्टर्स कनेक्ट हुए हुए हैं, सही नज़र भी आ रहा है आपको, और ये मेरा बेटा हमारे पास एक हो गया सर्किट। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो मैंने सेल कनेक्ट की है, इसको मैंने सेल का नाम दे दिया सेल जिसकी ईएमएफ E1 है, यहाँ नाम दे दिया सेल जिसकी ईएमएफ E2 है। अब देखो बैटरी क्या चाहती है, बैटरी की चाहत क्या होती है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव पे आ जाए, गोया ये चाहेगी करंट ऐसे फ्लो करे। सही हो गया। और ये वाली बैटरी चाहेगी करंट ऐसे फ्लो करे, गोया आप नोट करो जो बैटरी नंबर 1 है और जो बैटरी नंबर 2 है, दोनों की चाहत एक जैसी है। चाहत एक जैसी से क्या मुराद है, भाई बैटरी जो 1 है वो भी करंट को एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घुमाना चाह रही है, बैटरी 2 भी करंट को एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घुमाना चाह रही है, गोया के दोनों की दोनों बैटरी करंट को एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाह रही है, तो हम कहेंगे E1 और E2 एक दूसरे का इफेक्ट ऐड कर रहे हैं, यानी कि आपके पास जो नेट ईएमएफ होगी वो दोनों को जमा करके आएगी। आप अपनी एक नोट्स में नोट बनाते हुए ये बात लिखोगे, अगर बैटरी इस तरह कनेक्ट हो कि दोनों करंट को एक ही डायरेक्शन में फोर्स कर रही हो, दोनों करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश कर रही हो, तो क्या होगा, दोनों का इफेक्ट क्या होगा जनाबे वाला, ऐड हो रहा होगा। हमें ये बात नजर भी आ रही है, समझ भी आ रही है, दिखाई भी दे रही है। और इसकी डायरेक्ट पहचान क्या, डायरेक्ट पहचान ये है कि बैटरी ऐसे कनेक्ट हुई हुई होंगी कि अनलाइक टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हुए हुए होंगे। सर अनलाइक टर्मिनल्स बोले तो भाई एक बैटरी का प्लस दूसरी बैटरी के माइनस से कनेक्ट हुआ हुआ होगा। जब ये सूरत हाल होगी तो क्या होगा भाई, दोनों के दोनों ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ऐड कर रहे होंगे। आप देख लो नजर आ रहा है, E1 का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, E2 का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अनलाइक टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अच्छा अब इसी के अंदर अगर आपके पास ऐसा होता, मिसाल दे रहा हूं, ऐसा होता अगर आपके पास, ठीक है, और ये हैं सारे के सारे सीरीज नेटवर्क, सर ये कैसे पता चल रहा है कि ये सीरीज नेटवर्क है, भैया ऐसे पता चल रहा है ना, करंट के बाद रास्ता तो एक ही है ना गुजरने का। भाई करंट जब भी निकलेगा यहां से तो यहीं से होता हुआ जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है ऐसे हवा में उड़ता हुआ कहीं और से यहां आ जाएगा, रास्ता तो एक ही है। अब देखो यहां जरा, इसको नाम दे दिया बैटरी E1 का, इसको नाम दे दिया बैटरी E2 का, ये इसका प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस। ये चाहती है करंट ऐसे फ्लो करे गोया एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, ये चाहती है करंट ऐसे फ्लो करे गोया के क्या है, ये क्लॉकवाइज मैनर है भाई, ये क्लॉकवाइज वाला मैनर है, घड़ी आपकी ऐसी तो चलती है और कैसे चलती है। और ये क्या है आपका, ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज मैनर है, समझ में आने वाली बात है। अब आप नोट करो यहां पे दोनों का फड्डा चल रहा है, क्यों,
E1 वाली बैटरी चाह रही है करंट ऐसे फ्लो करे, E2 वाली बैटरी चाह रही है करंट ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करे। अब करंट किसकी बात मानेगा? तो भाई वही होगा जो पूरी दुनिया में होता है। दुनिया में क्या होता है? माइट इज राइट, यानी कि ताकतवर की बात मानी जाती है। तो E1 E2 में से जिसका वैल्यू बड़ा होगा करंट उसकी बात मानेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट ईएमएफ आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे? E1 माइनस E2। मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि E1 का वैल्यू ज्यादा है और E2 का वैल्यू कम है। मैंने ये माना है अगर मिसाल के तौर पे E2 का वैल्यू ज्यादा होगा और E1 का वैल्यू कम होगा तो आप इसको लिखोगे E2 माइनस E1। यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा होगा करंट उस बैटरी के पोटेंशियल के तहत सर्किट में दौड़ रहा होगा, सही। तो यहां पे ये काम हो रहा होगा। अब सवाल पैदा होता है कि जब भी कभी आपके सेल, ये दोनों के दोनों सीरीज है कॉम्बिनेशन ना, सही है, जहन में रख लेना। ये भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहां लिख देता हूं, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड दिस इज अगेन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब सवाल पैदा होता है कि सर अगर आप हमें कहा जाए कि भाई दो सेल हमने या दो बैटरी हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और ये उसने बताया नहीं कि लाइक टर्मिनल शॉर्ट है कि अनलाइक टर्मिनल है। यहाँ देखो ना, यहाँ क्या हुआ हुआ है, ये लाइक टर्मिनल शॉर्ट हुए हुए, देखो आपको नजर भी आ रहे हैं लाइक टर्मिनल से एक जैसे टर्मिनल आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। जब एक जैसे टर्मिनल कनेक्ट होंगे दोनों बैटरी एक दूसरे का इफेक्ट काटने की कोशिश करेंगी। अगर अनलाइक, अच्छा ये अच्छे से जहन में रखना, जो आगे पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे उसमें यही कार्रवाई चल रही होगी। फिर जब अनलाइक टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हुए भी होंगे तो क्या होगा? तो आपके पास इफेक्ट ऐड हो रहा होगा। अब अगर सवाल वाला आपको बताए ना कि भाई हमने क्या किया है ऐसा, जब सवाल वाला नहीं बताएगा तो हमेशा ये वाली सूरत हाल होगी, जहन में रख लीजिएगा इस बात को। हमेशा ये सूरत हाल होगी, क्या सूरत हाल होगी? हमेशा क्या सूरत हाल होगी कि बैटरीज विल ट्राई टू ऐड ईच अदर्स इफेक्ट, ऐड करेंगे एक दूसरे की इफेक्ट को। किस केस के अंदर? अगर अगर आपको बोला जाए ना कि भाई आपने दो बैटरियां सीरीज में कनेक्ट करी और आगे पीछे वो कुछ ना बताए कि भाई अनलाइक टर्मिनल थे, लाइक थे, एक दूसरे का इफेक्ट बैटरी कैंसिल कर रही है, क्रॉस क्या कर रही है, आपने हमेशा समझना है कि बैटरी एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रही है भाई साहब, ऐड कर रही है। समझ लेना इस बात को, खूब समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। यहां तक मुझे बता दो मेरा बेटा, सबको सारा कुछ क्लियर हो चुका? बोलो हाँ या ना। देखो बच्चे, जो बात अभी हमने पढ़ी है इसको आप ये देखो, इसके अंदर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना कि रेजिस्टेंस ऐड क्यों हो रही है हमेशा, तो आप इसको ऐसे समझो कि मान लो ये मेरा बेटा आपके पास एक सेल है और ये मान लो मेरा बेटा एक सेल है। अब यहाँ पे आपका कोई चार्ज मौजूद है और वो चार्ज जो है ना वो यहाँ से मूव करता हुआ इधर से ऐसे होता हुआ यहाँ कहीं जा रहा है। तो भाई चार्ज जब ये वाली बैटरी क्रॉस करेगा तो वो यकीनन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को फेस करेगा। जब इस बैटरी को क्रॉस करेगा तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को फेस करेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के दोनों बैटरीज एक दूसरे के चार्ज को मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो करा रही हैं या रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश कर रही हैं। जब एक बार चार्ज बैटरी में से गुजरेगा तो वो तो रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो तो हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। रेजिस्टेंस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? बोलो भाई। ये जो बैटरी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं ना, बैटरी के ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने से क्या मुराद है, जरा समझो इस बात को। मेरे बच्चे, बैटरी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का दारोमदार इस बात पर है कि दोनों बैटरियां करंट को एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाह रही हैं या ओपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाह रही हैं। अगर सारी बैटरियां करंट को एक ही डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही हैं तो इसका मतलब हम कह रहे हैं ईएमएफ ऐड हो रही है और करंट रिजल्टेंट ईएमएफ यानी कि सबकी ऐड होने वाली ईएमएफ की वजह से फ्लो कर रहा होगा। अगर ऑपोजिट है तो करंट सब्ट्रैक्ट करके जो ईएमएफ आएगी उसकी वजह से फ्लो कर रहा है। अब करंट जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसमें चार्ज तो होगा ही होगा, तो डायरेक्ट करंट क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज जब बैटरी में से गुजरेगा, भले वो सीधा घुमाना चाह रही हो कि उल्टा घुमाना चाह रही हो, उसकी रेजिस्टेंस तो वो फेस करेगा। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस काम तो करना ही करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा होगा। बल्कि मुझे इसका एक सवाल याद आ गया, मैंने किस डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है, 2 मिनट दो, मैं सवाल ले आता हूँ, मुझे याद भी आ गया वो सवाल आया हुआ है पास पेपर में। अब देखो बच्चे, आपके सामने ये जो सवाल है ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, कहते हैं 6 cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series। अब यहीं पे रुक जाओ जरा। अभी तक इसने आपको ये नहीं बताया कि आपने ये सेल्स कैसे कनेक्ट किए, अनलाइक टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट करे या लाइक टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट करे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो भैया इसका तरीकाकार क्या होगा कि आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे कि दे ऑल आर गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर्स पोटेंशियल, ऐसे ही। आगे कहते हैं इफ ड्यू टू ओवरसाइट वन सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली। चलो बना के देख लेते हैं यहाँ पे जरा, देखो समझते हैं अब जरा। कितने सेल्स की बात कर रहे हैं? 6 की ना। तो जनाब ये आया पहला सेल, ये आया दूसरा सेल, ये आया तीसरा सेल, ये आया चौथा सेल, ये आया पांचवा सेल। आगे कहते हैं
इफ ड्यू टू ओवरसाइट वन सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, आपने एक सेल रॉन्गली कनेक्ट कर दिया, गोया कि उल्टा कनेक्ट कर दिया, देन द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब ये है, और ये मान लो आपके पास आगे कोई भी एक सर्किट है, समझ लेना ये कोई भी आपका एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में और भी कुछ होगा, हमें इससे कोई कंसर्न फिलहाल नहीं है, सही है। जो भी सर्किट है आपका, एक्स वाई जेड सर्किट आपका जो भी है, हमें इससे आगे कंसर्न नहीं है। अब क्या करना है भाई, आपको पता चल गया सबसे पहले तो यार, इसका ईएमएफ ई है और इसका ईएमएफ ई है, ठीक है। आपको ना सारे के सबके ना ईएमएफ पता चल गया उठ करके। आपने यहाँ पे ईएमएफ सबके मार्क कर लिए भाई, मिसाल के तौर पे इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, और इसका ईएमएफ बी, और इसका ईएमएफ बी क्या है आपके पास, ई है। अब देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं कि हो रहा क्या है और मसला कहाँ पे आएगा आपके पास, ठीक है। मसला यहाँ पे ये आएगा, देखो, आप नोट करो तो ये वाला जो पहला सेल है ना, ये करंट को ऐसे ही घुमाना चाहेगा, ठीक है। एक मिनट देना। जो तुम्हारा दूसरा सेल है मेरा बेटा, वो भी ऐसे ही घुमाना चाहेगा, देखो प्लस से माइनस की तरफ। तीसरा भी यही कर रहा है, चौथा भी यही कर रहा है, पांचवा भी यही कर रहा है। बस छठे में क्या मसला है, छठा ये काम कर रहा है ऐसे, ये उल्टा काम कर रहा है। यानी कि वाहिद आपका छठा एक सेल ऐसा है जो क्या कर रहा है, इसको रिवर्स घुमाना चाह रहा है। यही मतलब हो गया। इसका मतलब आप बोलोगे कि, मिसाल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि भाई जो एंटी क्लॉकवाइज करंट घुमाना चाह रहा है, इसका ईएमएफ हमने ले लिया प्लस में, और जो क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है इसका ईएमएफ हमने ले लिया माइनस के अंदर। सर माइनस प्लस क्यों कर दिया भाई, ताकि पता चल जाए कि एक डायरेक्शन में करंट को घुमाने वालों का साइन एक तरफ कर दिया, दूसरे वालों का हमने साइन एक तरफ कर दिया। तो भाई इन पांचों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5E, और वो अकेला क्या बन जाएगा, -E बन जाएगा। तो आपके पास नेट ईएमएफ कितनी आ गई, 4E आ गई। इसका मतलब समझिएगा, यानी कि ये हो क्या रहा है ये समझना। मतलब ये है कि ये सारे सेल मिलाकर जो इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब आपसे कोई पूछे करंट कैसे फ्लो करेगा, भाई करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा। अब क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वालों का पोटेंशियल ज्यादा है। और कितने पोटेंशियल से करेगा भाई, 4E से फ्लो करेगा, ऐसे ही फ्लो करेगा ये तो आपके पास 4E से फ्लो करेगा ये। अब जितने लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड क्यों हो रही है, देखो पहले तो ये स्टेब्लिश कर लो कि 4E के रिजल्टेंट ईएमएफ से फ्लो करेगा। इन सबको आपने जोड़ा तो आपका रिजल्टेंट क्या बन गया, 4E की ईएमएफ से वो क्या कर रहा है भाई, फ्लो करेगा। समझ में आने वाली बात है। अब देखो, जब आपका करंट एक बार निकलेगा और 4E की ईएमएफ से फ्लो करेगा, तो जब इसको क्रॉस करेगा तो इसकी रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर आगे जाएगा इसकी रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर आगे जाएगा, गोया सबकी रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आएगा। भाई रेजिस्टेंस तो वो सबकी ही फेस करेगा। तो आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस जो वो फेस कर रहा होगा वो कितनी होगी, 6R होगी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4E और 6R आएगा। बोलो भाई सबको समझ आ गई ये बात, हाँ या ना, बोलो भैया समझ आ गई। इससे ज्यादा आसान करके ना इसको बताया नहीं जा सकता था। बोलो भाई समझ आ गई।